अब जो ये टॉपिक्स हैं खासकर ये हैं बहुत ही आसान, मतलब मोस्ट इजी। ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेट लेकिन फिर भी करना ध्यान से। सम ऑफ एन टर्म्स बोलता हूँ, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, तो उसके समेशन को निकाल पाने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या हमेशा उसका सम निकलेगा? क्या ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर अपने पास कुछ कंडीशंस ऐसी इस प्रकार की रहें, दैट मॉडुलस ऑफ आर, इफ मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, यानी कि आर अगर तुम्हारा -1 से 1 के बीच में अगर है, ओनली देन जो एस है उसको तुम कह सकते हो ए अपॉन 1 - आर होगा। ठीक, जैसे अगर अपने पास ये एक जीपी ठहरी, ए प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, डॉट 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 आगे चलते हुए, लेट से ए आर एन -1 अगर तुम्हारे पास है, तो इस जीपी का ये अगर मान लेते हैं अप टू इन्फिनिट टर्म्स अगर तुम्हारे पास है, तो उसका जो समेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसको देखो किस प्रकार तुम टैकल कर सकते हो। अपने को ये तो पता है कि इसका एस एन क्या होता है, ए 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी, इसकी जो लिमिट होती है, लिमिट फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, ये परफेक्ट जीरो होता है। ये बात ध्यान में रखना। अभी लिमिट्स वैसे तुमने पढ़ा नहीं है, बट थोड़ी बहुत बातचीत एक्चुअल में जब हम लोगों ने कैलकुलस किया होगा, जब हम लोगों ने कुछ और भी बातों पर बातचीत की होगी, तब उस वक्त ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने लिमिट्स वाला वर्ड यूज ना किया हो। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं जैसे 1/x को अगर तुम देखो, ये 1/x से मान लेते हैं ऐसा, तो लेट से जैसे x अगर इन्फिनिटी को अगर जा रहा है ना, x मान लेते हैं बहुत बड़ा अगर हो रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है 1/x किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को अप्रोच कर रहा है। जो 1/x है वो किसको अप्रोच कर रहा है? वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अगर तुम फ्रैक्शन अगर है तुम्हारे पास, है ना, फ्रैक्शन अगर है और जो फ्रैक्शन की पावर है वो अगर बहुत बड़ा अगर कोई नंबर अगर बन रही है, तुम खुद ही सोचो ना, जैसे अगर मान लेते हैं कुछ भी एक फ्रैक्शन लिया, सबसे सादा फ्रैक्शन हाफ लिया, उसकी पावर 1 लाख है मान लेते हैं, है ना, 5 जीरो ऐसा लगा के, ये कितना मरा हुआ वैल्यू रहेगा तुमको पता है? कितनी मरी हुई वैल्यू रहेगी ये? दिस विल बी वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कोई भी फ्रैक्शन, है ना, लिमिट एनी फ्रैक्शन रेज टू द पावर ऑफ इंफिनिटी विल बी जीरो। इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहां देखो ध्यान से, लिमिट एक्चुअल में जब चलती है तब कैसा होता है, जैसे ये लिमिट का तुम्हारे पास अलजेब्रा है, सादा अलजेब्रा, इसको कहते हैं लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। इसके बारे में मैंने बातचीत की है वैसे तुम्हारे साथ, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए के बारे में बातचीत वैसे मैंने की है। अभी अगर मैं लिमिट के टर्म्स में अगर तुम्हें ना भी अगर कहूं, तो भी यहां तुम देखो, एस इन्फिनिटी जब मैं करूंगा तो क्या होगा, एन जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, आर की पावर एन वैसे वैसे जीरो को टेंड करेगा। ये बात समझते हो? तो एस इन्फिनिटी में ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - आर। दिस कम्स आउट टू बी ए अपॉन 1 - आर। ऐसा लेकिन तभी पॉसिबल है जब आर एक फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जीरो। ठीक है, ध्यान रखो। मैं नीचे यहां पर लिख देता हूं, एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर की पावर एन टेंड्स टू जीरो, इफ आर इज अ फ्रैक्शन। पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो, अगर तुम दोनों की पावर कोई कैसा भी फ्रैक्शन हो, -0.5 हो, उसकी पावर अगर तुम इन्फिनिटी अगर चढ़ाओगे तो भी वो जीरो की तरफ मरेगा। ठीक है, चाहे +0.5 हो, उसकी पावर अगर तुम इन्फिनिटी अगर चढ़ाओगे तो भी वो जीरो की तरफ जाएगा। ध्यान रखो। ठीक, जो आर की पावर एन है वो डिक्रीज मारेगा जैसे जैसे एन इंक्रीज करेगा, और आर की पावर एन विल टेंड टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस बात का ध्यान रखना। तो जो ये वाली टर्म ही रहेगी, ये पूरी टर्म ही एक्चुअल में जीरो की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, ध्यान रखोगे।
ये जो मसाला है ए आर की पावर एन अपॉन 1 - आर, ये पूरा का पूरा टर्म ही एक्चुअल में जीरो की तरफ करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसी रही, इफ मॉडुलस आर है ना इज ग्रेटर देन 1, अगर सिचुएशन ऐसी रही तो फिर एस इन्फिनिटी तुम फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी विल टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, वो फिर कैलकुलेट नहीं किया जा पाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो बढ़ता ही जाएगा ना, ध्यान रखो, तो वो फिर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स में मेरे पास अगेन फिर कुछ इलस्ट्रेशंस है। उन इलस्ट्रेशंस को मुझे नहीं लगता मुझे कराने की नीड है। ठीक, तो वो तुम खुद ही से करोगे, उनके आंसर्स वगैरह मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 4 से 5 इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है क्या, तो उसके लिए मैं खाली जगह छोड़ दे रहा हूँ। जो इलस्ट्रेशंस का एक्चुअल मैंने सेट बनाया हुआ है ना, जो मेरा ऑलरेडी सेट है हर टॉपिक के लिए, तो वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। उसके आंसर्स हैं मेरे पास, तो उसके आंसर्स भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए ये जरूरी है कि तुम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी वाला जो टॉपिक है, किसी भी बेसिक किताब से पहले उसको खत्म करना अपने एंड पर। उस पर जितनी बातचीत एक्चुअल मुझे करनी थी मैं कर चुका हूँ। मतलब उसके ऊपर भले मैंने सवाल नहीं लिए हैं, लेकिन कंसेप्चुअली जो मुझे बातचीत करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अब जो सवाल है A/1 - R लगाना है, बस बात खत्म। तो उसके ऊपर पहले बेसिक सवाल किसी भी एक बेसिक बुक से पहले तुम फिनिश करोगे। सॉल्व एनी बेसिक बुक फॉर द अबाउट टॉपिक एंड देन सॉल्व इलस्ट्रेशंस। ध्यान रखो। अच्छा, उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस रहेंगे, उसके लिए मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ। इसके बाद एक्चुअल में तुम लोगों के पास जिस तरह से हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, उसी तरह से तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक मीन रहेगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे पास ए और बी दो नंबर्स हैं, और लेट्स से उसके बीच में तुम एन ज्योमेट्रिक मीन्स कैसा इंसर्ट कर रहे हो। इस सीक्वेंस में अगर तुमने एन ज्योमेट्रिक मीन्स अगर इंसर्ट किए, तो ये है ना दो नंबर्स हैं। इफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स are inserted between these two numbers, then ये तुम्हारे पास जीपी में होगा। ये ध्यान में रखो। अगर एक सिंगल जीएम अगर तुमने इंसर्ट अगर किया, ठीक है, if a single geometric mean is inserted, G is inserted between A and B, then it is simply known as geometric mean, ठीक है, of A and B. तो G is known as geometric mean GM of AB, और AGB in that case is in GP। ये ध्यान में रखना। इसका मतलब तुम बोल सकते हो जो बीच वाला टर्म रहेगा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू आजू बाजू के। जीपी में अगर 3 टर्म्स हैं ए बी सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी तो रहेगा ही रहेगा। बी बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी, जैसी तुम्हें बेसिक डेफिनेशन लगाओगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास 4 और 9 है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9,
ये चीज कितनी होगी, 6 हो जाएगा। 4G9, ये इसका मतलब जीपीयू में हो गया। अगर मान लेते हैं 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन अगर कैपिटल जी है, इसका मतलब ये है कि 4G और 9 ये चीज जीपी में है, तो जी स्क्वेयर आ जाता है तुम्हारे पास 4 × 9, ये हो जाता है तुम्हारे पास 36। इसका मतलब जी की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 6। ठीक, ध्यान रखना। अगर ए और बी अगर अपोजिट साइन के हैं तो फिर ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों के बीच का, ये ध्यान में रखो, ऑब्वियस बात है। ठीक है, दोनों का सेम साइन में होना जरूरी है। तो अगर 4 और 9 है तो उसके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट वुड बी +6, है ना। जी इज नॉट कैंट बी इक्वल टू -6। जैसा अगर तुम्हारे पास नंबर्स अगर हैं -4 और -9, तब क्या होगा, ये दोनों का मान लेते हैं कैपिटल जी अगर ज्योमेट्रिक मीन अगर है, इन दैट केस 4 -4 सॉरी, कैपिटल जी -9, ये जीपी में है। इन दिस केस जी स्क्वायर अगेन इक्वल्स टू 36 होगा, तो तुम्हारे पास जी की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी -6। ध्यान रखना है इस बात को, है ना। इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, तो ये बात तो पक्की है, देन ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान में रखना है इस बात का। अच्छा, मान लेते हैं अगर तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं और उसके बीच में तुमने n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है, इंसर्शन ऑफ n GMs बिटवीन a and b, दो नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। कैसे और किस प्रकार करोगे, वही जैसे अर्थमेटिक मीन्स का इंसर्शन तुम किया करते थे, बस और कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इससे यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, a, ठीक है, a कैपिटल G1 कैपिटल G2 कैपिटल G3 डॉट 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 b, ये जो टर्म्स होंगे ये जीपी में होंगे, ये जीपी में है तुम्हारे पास। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास, n+2 टर्म्स है। अच्छा, दिस इज अ जीपी ऑफ n+2 टर्म्स। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है अपने पास, स्मॉल ए। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है अपने पास n+2। तो जो b है दैट इज नथिंग बट n+2th टर्म। इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की मदद से मैं कॉमन रेशियो निकाल लूंगा। b विल बी इक्वल टू स्मॉल a r की पावर n-1 होता है ना, ये हो जाता है, इससे कॉमन रेशियो आ जाएगा। बस कॉमन रेशियो आ गया तो उसके बाद तो सारी टर्म्स तुम लिख लोगे। जैसे अर्थमेटिक मीन्स के केस में क्या होता था, जो तुम्हारे पास b रहता था n+2th टर्म रहता था तो उससे कॉमन डिफरेंस आ जाता था बस। तो अभी यहाँ पर कॉमन रेशियो आ जाएगा, तो b इज नथिंग बट a r की पावर n+1। इससे तुम्हारा जो r है वो निकल कर आ जाता है b/a 1/n+1। ठीक, तो बस इसके बाद फिर देयरफॉर कैपिटल G1 इक्वल्स टू AR, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास A टाइम्स कितना, A टाइम्स B/A की पावर 1/n+1 ऐसा। G2 वो चीज कितनी हो जाएगी, AR स्क्वायर, दैट बिकम्स A टाइम्स B/A 2/n+1 ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। Gn इससे कितना आ जाएगा, AR की पावर n। ठीक बात।
तो ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स कैन बी फाउंड आउट, है ना, नाउ। अच्छा, दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन्स, ध्यान रखो। बिटवीन ए कॉमा बी, तो निकालना तो बहुत ही आसान है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, उसको बड़े ध्यान से देखना। जैसे अपना अर्थमेटिक मीन में क्या रहता था, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स का जो जोड़ होता था वो सिंगल अर्थमेटिक मीन का एन टाइम्स रहता था, याद है? a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या होता था, अप टू an वॉज n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन, ये होता था। तो ठीक उसी प्रकार जो प्रोडक्ट है g1 g2 अप टू gn, है ना, ये चीज होती है तुम्हारे पास जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, ये उसका nth पावर, समझे? इसमें मामला प्रोडक्ट और पावर में चलता है ना? इसमें मामला समेशन, यहाँ पर, यार मेरा पेन का पॉइंटर, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर मामला समेशन और प्रोडक्ट में चल रहा है, देख रहे हो क्या? यहाँ पर मामला प्रोडक्ट और पावर में चल रहा है। देखो, सम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, फिर पावर, ऐसा ध्यान में रखना। प्रोडक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स is equal to nth power of the single geometric mean, ये चीज होगी। ये इस बात का ध्यान रखना, इसको बहुत ही आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। जीवन क्या है तुम्हारे पास, ये ए आर है, G2 क्या है, ये ए आर स्क्वायर है। तो ऐसा करते करते Gn अपने पास है ए आर की पावर n। जब तुम सारी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट उठाओगे, G1 G2 अप टू Gn जब तुम करोगे, तो आवेगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n। इस चीज को जैसे ही तुम समेशन मारोगे क्या हो जाएगा, देखो, ए कितनी बार है तुम्हारे पास, ए तुम्हारे पास है n टाइम्स, a इंटू ए n टाइम्स, दैट बिकम्स a की पावर n, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, तो वो हो जाएगा n प्लस 1/2। समझते हो बात? अच्छा, अभी r क्या था अपने पास, r वॉज, देखो यहाँ पर r कितना था, दिस वॉज r, दिस वॉज r, ठीक है। p बाय 1/n+1, तो ये यहाँ जैसे ही तुम लगाओगे, काट छाट मचेगी, ये 1/n+1 और ये गया, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, a की पावर n b बाय a की पावर n/2। तो इसको तुम लिख सकते हो ऐसा, b a की पावर n रखो, b की पावर n/2, a की पावर -n/2, ऐसा लिख सकते हो इसको। ये कितना हो जाएगा, a की पावर n/2 b की पावर n/2। पावर्स अगर सेम हो तो बेस को क्लब किया जा सकता है, ए बी की पावर हाफ, इसको ऐसा लिख लो कि पावर n। तो बस ये हो जाता तुम्हारा कैपिटल जी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। बस दिस वाज, है ना, वेयर g इज व्हाट, कैपिटल G वाज अंडर रूट ए बी, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ऑफ ए एंड बी, तो बहुत ही आसान सी चीज है। दिस इज बोर्ड सिलेबस, बोर्ड सिलेबस का काम है पूरा पूरा,
इसमें कुछ खास ऐसा बताने लायक नहीं है। आगे जब सीक्वेंस और सीरीज अच्छे किस्म की आएगी तब उस वक्त हम लोग इलस्ट्रेशंस वगैरह भी करेंगे, बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे। तो इसमें भी अगेन तुम्हारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, 5 या 6 इलस्ट्रेशंस हैं तुम्हारे पास, जो कि है मेरे पास लिखे हुए, लेकिन मैं उसको करवाऊंगा नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, तुम करते बैठोगे उसको। और एक एक सवाल बनना चाहिए, ध्यान में रखना, सवाल अच्छे होंगे, सवाल अच्छे होंगे, और जोर आएगा तुम पर उन सवालों को बनाने के लिए। आखिर इलस्ट्रेशन सेट के सवाल हैं वो, तो वो बनाने में जोर आएगा, लेकिन उसको किया जा सकता है तुम्हारी बोर्ड्स की बुक की नॉलेज के बेसिस पर भी। ध्यान रखो, किया जा सकता है, बिल्कुल गेटेबल सवाल है वो। तो इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस होंगे। एक मिनट, मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, हिचकी आ रही है यार। अच्छा, तो यहाँ पर भी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। उसके लिए मैं एक पेज छोड़ देता हूँ और एक प्रॉब्लम सेट रहेगा तुम्हारे पास। ठीक, तो यहाँ पर है तुम्हारे पास प्रॉब्लम सेट। Problem set on GP, it has 16 problems. ये भी तुम्हें करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग काम अपना शुरू करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के साथ। तो अगर ए बी सी तुम्हारे पास एचपी में है, इसका मतलब ये होता है कि 1/A, 1/B और 1/C एपी में रहे होंगे। दिस इज द डेफिनेशन। ये बात ध्यान में रखना, दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ एचपी। ठीक, तो इससे मुझे ये पता चल जाता है दैट 1/B इज द एवरेज ऑफ 1/A एंड 1/C। इससे मैं ऐसा कह सकता हूं दैट 1/B इज नथिंग बट दिस वैल्यू। तो यहां से मेरे पास आता है 2/B इक्वल्स 1/A प्लस 1/C। यहां से मैं निकाल पाता हूं 2/B इक्वल्स A प्लस C अपॉन AC। इसका मतलब मैं कह सकता हूं B इज 2AC अपॉन A प्लस C। ये चीज, ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में बहुत बार हम लोगों के सामने आ चुका है ना, ध्यान रखना। B will then be known as B is the harmonic mean। ठीक है क्या, ध्यान रखो, B क्या है, B is the harmonic mean of A and B। B अगर हार्मोनिक मीन होगा, इसका मतलब क्या है, A कैपिटल H और C HP में होंगे ना, B इज द हार्मोनिक मीन HM ऑफ A एंड B। अब मीन्स की अगर बातचीत इतनी चल रही है तो उसमें हार्मोनिक मीन क्यों पीछे रहे। ठीक है, तो एक सिंगल हार्मोनिक मीन कितना होता है तुम्हारे पास, एक सिंगल हार्मोनिक मीन सिंगल HM of A, B is 2
2/1/a प्लस 1/b, इस बात का ध्यान रखना। ठीक। और अगर बहुत सारे नंबर्स अगर तुम्हारे पास हैं तब उसमें किस प्रकार डिफाइन करते हो तुम? सिंगल HM सिंगल अर्थमेटिक मीन तुम कैसे डिफाइन करते हो? ये वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं। n नंबर्स का सिंगल अर्थमेटिक मीन इस प्रकार डिफाइन करते हैं। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन करते हैं? सिंगल हार्मोनिक मीन कैसे डिफाइन करते हैं? ये बातें ध्यान में रखोगे, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब, ये बातें ध्यान में रखनी है तुम्हें। अच्छा, जो nth टर्म ऑफ HP होगा वो कैसा किस प्रकार होगा देखोगे। वो रेसिप्रोकल होगा, है ना? किसका? ऑफ द करस्पॉन्डिंग AP की nth टर्म जो होगी। ठीक है, जैसे A1 A2 A3 ये AN अगर मान लेते हैं ये HP में अगर हैं, इसका मतलब क्या है? 1/A1 1/A2 ये तुम्हारे पास AP में है। अच्छा, तो जैसे ही तुमने ये कहा कि वो AP में है, ठीक, तुम इसमें ये बोल सकते हो that 1/AN is the nth term। इसका मतलब 1/AN is कॉमन डिफरेंस। तुम क्या बता सकते हो? ये अगर nth टर्म होगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/A1 प्लस n-1 टाइम्स स्मॉल d। इससे मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो nth टर्म मैं उसमें लिख सकूंगा, फिर an मैं कितना लिख सकूंगा? an विल बी इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो मैं निकाल ही लूंगा। यहां से देखो कॉमन डिफरेंस तो आ चुकी है मेरे पास। तो nth टर्म, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन HP। ध्यान रखो वो रेसिप्रोकल रहता है ना, ऑफ द nth टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग AP। ध्यान रखो, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द nth टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग AP। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो इसके बाद अगेन कुछ 7 से 8 इलस्ट्रेशंस हैं जो कि तुम करने वाले हो। ध्यान रखो, तो इसमें कुछ आधा ऐसे इलस्ट्रेशंस हैं, है ना? मेरे तो किए हुए हैं, लेकिन उसमें वो मैं चाह रहा हूँ कि तुम उन इलस्ट्रेशंस को करो। उसमें कुछ लेने लायक दिख तो रहा है वैसे मेरे को। तो उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस एक्चुअली मैं ले लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ। ठीक है, एक सवाल है यहाँ पर
8th term and 14th term of HP are half and 1/3 respectively. अब इसकी हमें 20वीं टर्म निकालनी है, ऑल्सो जनरल टर्म। जनरल टर्म भी क्या होगी ये चीज भी हमें बताना है, ठीक है। तो ये मेरा पहला ही इलस्ट्रेशन है जो मेरे पास सेट है, उसमें ये मेरे पास पहला ही इलस्ट्रेशन है। तो इसके इलस्ट्रेशन हम लोग कुछ कर लेते हैं, ठीक है। काफी देर से वीडियो में कुछ इलस्ट्रेशन आए नहीं है और ये नया भी टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा सा बातचीत अगर कर ली जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा। मान लेते हैं तुम्हारी जो HP है वो ऐसा है, ऐसा मान लेते हैं अपनी HP को, ऐसा माना जा सकता है। यही तो होगी ना HP, इस तरह की दिखेगी। तो हम लोग को ऐसा बोला गया है A8 is given to us as 1/2 and A14 is given to us as 1/3। इसका मतलब A8 कैसा दिखाई देगा, 1/A+7D, ये अपने पास है हाफ, और 1/A+13D ये दिया हुआ है हम लोगों के पास 1/3। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट A+7D 2 के बराबर है, A+13D 3 के बराबर है। तो यहां से 6D निकल कर आता है 1, D आ जाता है 1/6। स्मॉल a की वैल्यू इससे आ जाएगी 7/6, 2 में से 7/6 गया, बचेगा क्या 5/6, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से अब तुम 20th टर्म लिख सकते हो। क्या कहते हो, अभी तो कैलकुलेट किया जा सकता है। 1 कितना हो जाएगा ये 5/6 प्लस 19/6, तो 19×5 24, तो 24/4, 24/6 तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1/4, ठीक। तो देयरफॉर ये 20 की वैल्यू आती है अपने पास 1/4। एक तो ये हो जाता है हम लोगों का आंसर। इसके बाद जनरल टर्म कैसे लिखोगे, 1/A+n-1D दैट विल बी रिटन एज 1/5/6 था ना, A प्लस n-1D कितना था 1/6 था। तो ये चीज हो जाएगी हम लोगों के पास, 6 को तो ऊपर पटक दो, कितना हो जाएगा 5 + n-1 दैट इज n+4, ये हो जाएगा। देयरफॉर an की जो वैल्यू है, nth टर्म की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस मच। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही सादा सा बेसिक सवाल था। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल तुम देखोगे, इफ द 20th term of a HP is 1 and the 30th term is -1/17, ठीक है, then find its largest term। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो अगेन इसमें भी तुम मान लो कि जो HP है तुम्हारे पास दैट इज 1/A, 1/A+D, इस प्रकार की HP तुम्हारे पास होगी, ठीक।
अगर तुम्हें कहा गया है कि 20th टर्म तुम्हारे पास 1 है, इसका मतलब A20 तुमको दिया है 1 है, और तुम्हें दिया है कि 30th टर्म तुम्हारे पास 1/17 है माइनस साइन के साथ, तब उसमें कैसे डी तुम निकाल लोगे बड़ी आसानी से। A20 का मतलब क्या हो गया, 1/A+19D, ये तुम्हारे पास 1 है, और यहाँ पर A30 है ना, A+29D, ये अपने पास -1/17 है। इसका मतलब तुम ऐसा कह सकते हो A+19D इक्वल्स टू 1 है, और A+29D इक्वल्स टू -17 है। जैसे तुम सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 10D की वैल्यू आएगी -18, तो उससे D की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास -9/5, और स्मॉल a की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल a ठुकेगा तुम्हारे पास, यहाँ देखो इसको कैसा, इसमें पुटअप जैसे तुम करोगे A+19D, D की वैल्यू है इतनी, इक्वल्स ये हो गया 1, तो इसका मतलब 19 9 जा इज 171, तो 171/5 + 1 वो हो जाएगा 176/5। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मेरी, ध्यान रखना, ये चीज़ आ जाती है। गंदी वैल्यूज आ रही है लेकिन आएगा तो ये, इसमें कुछ ऐसा खास मैंने किया नहीं है, ठीक। तो अब देखो उसने पूछा गया है, उसने लार्जेस्ट टर्म पूछी है, लार्जेस्ट टर्म, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत कैसा भेजा लगेगा। तो यहां तुम देखो जो nth टर्म है वो आ कितनी रही है, वी नो nth टर्म जो रहेगी वो क्या रहेगी, A+n-1 टाइम्स डी। nth टर्म पहले तो निकाल लो तुम, देखो क्या आ क्या रहा है, ये आवेगा 1/, सादी कैलकुलेशन से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो, 5 को ऊपर लेकर जाओ, नीचे क्या बचता है लिख लेता हूं मैं ताकि कैलकुलेशन का जोर कम पड़े, +9, तो ये चीज जाएगी 185 - 9n, 5/185 - 9n। अब मेरे को एक बार बताओ, जितना 185 - 9n ये जितना कम होगा उतनी बड़ी an की वैल्यू होगी। अच्छा, अभी इसको 185 - 9n को तुम्हारा इंटीजर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक। an तुम्हारे पास वो इंटीजर अगर नहीं हुआ तो दिक्कत घुस जाएगी, ठीक है क्या, किस प्रकार की दिक्कत घुस जाएगी, जो तुम्हारे पास टर्म्स आनी चाहिए है ना, ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए ना, ये वाली चीज एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू अगर हो गया तो वो रेसिप्रोकल जब होगा तो वो एपी की टर्म्स में आ पाएगा क्या, नॉन इंटीजर अगर हो गया तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, आने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक सेकंड देखने दो, देन फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म, है ना, जो तुम्हारा 185 - 9n है उसको, रुको मुझे पहले सोच लेने दो इस चीज में, अगर मैं घटाता हूं, ठीक है ना, यहां देखो 185 - 9n को कहां तक के घटाया जा सकता है, कहां तक के तुम घटा सकते हो, क्या वो नेगेटिव हो सकता है क्या कभी, इसका जो टर्म्स आ इसकी जो टर्म्स आ रही हैं, एचपी वाली जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रही हैं, ठीक, उसको अगर मैं देखूं ध्यान से,
185 minus 9n less than 0. Is this possible? मुझे लार्जेस्ट टर्म नहीं मिलेगी फिर, मुझे उसे कम तो करना है, लेकिन अगर मैंने उसकी साइन चेंज अगर फोड़ दी ना, तो पहली टर्म देखो क्या आ रही है मेरे पास, 176/5 आ रहा है ना। दूसरी टर्म मेरे पास क्या आ रही है, पहली टर्म जो है वो अगर ये आती है, जो पहली टर्म है मेरे पास एचपी की, वो कुछ ऐसी आ रही है ना, 1 अपॉन कितना है वो 176/5, ऐसा। इस प्रकार से ऐसे चलते चलते वो हो गया 1, और इस प्रकार से ऐसा आगे चलते चलते वो चीज और कैसी होगी, 821 कैसे दिखाई देगा, 821 तुमको दिखाई देगा, उसमें जैसे ही तुम -9/5 जोड़ोगे कितना आएगा, 821 है ना, तो उसके बाद कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ दिख रहा है क्या तुमको, ये यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया, जैसे 821 अगर तुम कैलकुलेट अगर करते हो तो वो नीचे की तरफ कितना होगा तुम्हारे पास, 176/5 प्लस 20 टाइम्स -9/5, तो वो हो जाएगा 436, तो ये आता है 176/5, इसका रेसिप्रोकल भी करना है अपने को, ये नहीं भूलना है, ठीक। तो -36, ये कितना आ जाएगा, 5 6 30 -4/5 आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल करना ना भूलना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो द लार्जेस्ट टर्म जो भी होगी, लार्जेस्ट टर्म वो तुम देखो किस प्रकार से तुम उसको निकालोगे, जो अपने पास फर्स्ट टर्म है इसमें ए की वैल्यू आ रही है ना तुम्हारे पास 176/5, बट नॉट A1 की वैल्यू क्या है, वो तो 1/a है। अच्छा, तो मामला कैसे चल रहा है यहाँ देखोगे जरा, मैं शुरू से तुम्हें बताता हूँ, ये सारी चीजें हटा दो, मैं शुरू से बताता हूँ, देखो ध्यान दोगे, जो करस्पॉन्डिंग एचपी आ रही है वो ऐसी आ रही है, 1/a, 1/a प्लस डी, ऐसा, ये एचपी है तुम्हारे पास, यानी कि 1 अपॉन क्या, 176/5 है ना, 1 अपॉन उसमें फिर और -9/5 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास, -9/5 आया ना, तो नीचे की तरफ जैसे डी 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 जोड़ते चलोगे तो कितना आ जाएगा, 9 जैसे उसमें से अगर गया तो आएगा तुम्हारे पास 167/5, और उसमें 9 जैसी तुम हटाओगे आएगा 158/5, ऐसा करते करते ये चीज आगे चलेगी। तो इसमें तुम देखो 20th टर्म आ रही है तुम्हारे पास 1, एंड देन उसके बाद ये हुआ 1/1, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है -4/5, क्योंकि जैसे ही तुम नीचे -9/5 करोगे कितना आ जाएगा, -4/5 आएगा, और फिर इस तरह से ये कारवां चलता जा रहा है। तो यहां से तो तुम देख पा रहे हो कि नेगेटिव टर्म्स आर बीइंग जनरेटेड, जो टर्म्स है वो सारी की सारी नेगेटिव रहेंगी, तो लार्जेस्ट पॉसिबल टर्म मस्ट कम फ्रॉम दिस बंच, largest term is possible amongst these values only। ये बात तो पक्की है, इसका मतलब जो तुम्हारा है ना
185 माइनस 5n है। an में देखो ये चीज आ रही है ना, डिनोमिनेटर में आ रहा है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा मेरे लिए पूरे फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ देखो ये चीज किस में आ रही है, देखो 5/176 आ रहा है, फिर 5/167 आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 1, फिर -5/4 ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये फिर आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर तुम देखो लार्जेस्ट पॉसिबल टर्म ऑफ एचपी वो क्या है, दिख ही रहा है ऑब्वियसली 1 है ना। ये वाली चीज जहां पर मिनिमम होगी 185 माइनस कितना था 9n, ठीक है, ये चीज इज लीस्ट पॉजिटिव फॉर n बराबर 20। देखो 20वीं टर्म के लिए ये चीज लीस्ट है, क्योंकि जैसे तुम 21 मारोगे तो वो 185 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक। तो देयरफॉर द लार्जेस्ट टर्म ऑफ HP इज 1, ये मेरा आंसर होगा। द 20th टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म ऑफ HP और उसकी जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक। इसमें किसी को कुछ बोलना है तो बताए मेरे को। HP के साथ यूज टू होने में थोड़ा तुम्हें वक्त लगेगा। करना कुछ नहीं है, इसकी जनरल टर्म अगर जब भी तुम लिखो तो AP का रेसिप्रोकल के टर्म्स में लिखना। AP वाले ही सारे कंसेप्ट्स लगाने हैं, बस उसके रेसिप्रोकल में लिखना। अच्छा, ये कोशिश मत करना कि HP के 3-4 टर्म्स वगैरह जैसे अगर तुम्हें मिल गए तो उसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करो। HP का जो जनरल टर्म लिखा जाएगा वो हमेशा एज रेसिप्रोकल ऑफ AP ही लिखा जाता है। उसमें जो अपने पास जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आया है उसमें HP की जो टर्म्स रहती है ना उसका कोई पैटर्न नहीं रहता है, ये ध्यान में रखो। जैसे अगर तुम ये बोलोगे कि लेट्स से 1/2 1/5 1/8 ऐसा डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये AP में है क्या, ये क्या AP में है, नहीं है, ये ध्यान में रखो। क्या AP में है, चेक करो इसको, ये कंफ्यूजन मत रखना। 1/5 माइनस 1/2 अगर तुम करते हो तो कितना आएगा, देखो 10 हो गया एलसीएम, -3/10 आ रहा है। 1/8 माइनस 1/5 अगर तुम करते हो क्या आ रहा है, देखो 40 -3/40, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। मैं इसको नोट डाल के लिखवा दूं। ये सबसे पहला कंफ्यूजन जो एक इंसान एचपी पढ़ रहा है उसका होता है कि क्या एपी में क्या है, एपी में कौन सी चीज है। तो यहाँ पैटर्न एक्चुअल में ये जो है ये कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो देयरफॉर नॉट एन एपी, ये ध्यान में रखो, ये एपी में नहीं है पर ये एचपी में है। 1/5 1/8 is not an AP but HP। HP में क्यों है, because 258 is an AP, ये ध्यान में रखना। तो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगता है वो एक्चुअल में डिनोमिनेटर पे ही लगता है, बस ये ध्यान में रखोगे। गलती से भी उस सीक्वेंस की टर्म्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मत उठा लेना, गलती से भी नहीं, उसका फिर कोई जनरल फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ये ध्यान में रखोगे, ठीक बात है ना। तो ये एक सबसे पहला कंफ्यूजन उठता है लोगों के दिमाग में। अगर एचपी में अगर कोई टर्म्स अगर दिए हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके ही, या फिर एचपी की टर्म्स के उसमें भी अगर तुम बातचीत कर रहे हो तो जो रेसिप्रोकल वाली जो जो सॉरी जो डिनोमिनेटर रहता है ना, एचपी की जो टर्म्स का जो डिनोमिनेटर रहते हैं वो एपी में रहते हैं। इस फैक्ट का तुम इस्तेमाल करके उसकी जनरल टर्म निकालते हो, ना कि इस बात का इस्तेमाल करके कि उसको सिंप्लीफाई करने पर वो टर्म्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, वो सबसे अपना कोई मतलब नहीं है। उसमें तुमको अच्छा। कोई, एक मिनट, उसमें तुमको कोई पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान में रखो, ठीक। जैसे मैं तुमसे अगर एक सवाल पूछूं
मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं फर्ज करो 1/9, 1/8, 1/7 डॉट डॉट डॉट। एचपी है कि नहीं आइडेंटिफाई करो। एचपी है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना है। एचपी है या नहीं तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बताओ मेरे को एचपी है या नहीं तीनों के तीनों। बहुत सारे ऐसे मैं बना सकता हूँ और भी। ठीक है, बताओ मेरे को एक एक करके एचपी है या नहीं। पहले ये बताओ ये एचपी है कि नहीं है। यस सर। हाँ है क्यों, सर। क्यों एचपी है। सर रेसिप्रोकल करती है तो एक ही बात। अबे क्या बोलता है साले तू तो। सर तेरी आवाज। डी कांस्टेंट नहीं है। डी कांस्टेंट नहीं है तो एचपी हो गया। ये क्या बात हुई। डी सर अगर कांस्टेंट होता तो एपी होता। अच्छा एक एक करके बोलो। पहले प्रियांशु है। डी कांस्टेंट होता तो एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। टर्म्स मेरे पास क्या है, पहली टर्म है मेरे पास 1/9, दूसरी है मेरे पास 1/8 और तीसरी है मेरे पास 1/7। तीन टर्म सीक्वेंस की, है ना, सफिशिएंट होती है किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए। अच्छा प्रियांशु बोलेगा, प्रियांशु कुछ बता रहा है, बोल प्रियांशु। दीदी इसकी एपी फॉर्म हो रही है। अच्छा लास्ट वाला वर्ड मेरे को सुनाई दिया, बस पहला वाला वर्ड्स थोड़े सुनाई नहीं दिए, फिर से बोलना। इनकी इसकी एपी फॉर्म हो रही है। तो बोलने का मकसद ये है कि जो रेसिप्रोकल्स हैं, हर टर्म के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो क्या एपी में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक। तो ये एक एचपी है, सादा सिंपल। उसके रेसिप्रोकल तुम करके देख लो, क्या वो एपी में है। यस, तो वो एक एचपी होगी, ध्यान रखो। ये बताओ मेरे को ये क्या एचपी में है, क्या ये एचपी में है। यस सर। हाँ एचपी में है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को ये एचपी में है। है, हाँ है। सर कौन सा पॉइंट तक नहीं दिख रहा कौन सा क्या। था क्वेश्चन। अच्छा हाँ। ठीक है, एक एक करके जा रहे हैं ना। अच्छा ये वाला एचपी में है। अबे है ना, साफ साफ तो दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। ये भी है, क्या ये एचपी में है क्या। अबे हट, क्या बात कर रहे हो यार, ये कहाँ से एचपी में, ये थोड़ी एचपी में है। ये एचपी में नहीं है आखिरी वाला, ठीक, ध्यान रखना। तो उसमें जो एचपी की जनरल टर्म है उसमें इस फैक्ट का इस्तेमाल करना कि उसकी जनरल टर्म में डिनोमिनेटर जो रहेंगे ना, ऊपर न्यूमरेटर 1 उठा लेना, तो डिनोमिनेटर जो रहेगा वो एपी में रहेगा। इस फैक्ट का यूज करके तुम एचपी की जनरल टर्म लिख सकते हो, ध्यान रखो, ठीक। पर सर उसमें, हाँ बोलो। आपने जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सब टॉपिक दिया वहाँ पे आपने लिखा था 1/A 1/C और 1/A 1/B और 1/C तीनों एपी में। हाँ पर आपने ऊपर लिखा फिर वो लोग एपी में नहीं है। कहाँ। ये इधर 1/2 1/5 और 1/8। अरे दो अलग अलग बातें लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से पढ़, कहाँ है वो स्टार्टिंग में। हाँ अबे कितना लिख दिया है, एक मिनट। हाँ यहाँ देख,
ए बी सी एचपी में है, ये दिया हुआ है, तो ये बात पक्की है कि 1/a 1/b और 1/c एपी में होंगे। जैसे 1/2, यार एग्जाम्पल मेरे को लिख देना चाहिए था यहाँ पर, उन्हें कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे 1/2 1/5 1/8 एचपी में है, तो देख 2 5 और 8 एपी में होगा। ठीक है, हाँ सर समझ गया। हाँ वहां नीचे अलग बात लिखी हुई है, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, जो कि लाजमी है थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार पढ़ा है ना ये टॉपिक। कहाँ गया बे वो, कहाँ गया वो? हाँ ये देख, अगर तुम्हारे पास ये सीक्वेंस है तो क्या ये एपी में है? क्या एपी में नहीं है, बट एचपी में है ये। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तुम रेसिप्रोकल मारोगे तो वो 2 5 8 एपी में आ रहा है बराबर। ठीक है, ध्यान रखना रेसिप्रोकल से एपी में होने चाहिए 2 5 8, है ना, बिकॉज 2 5 8 इज एन एपी। ठीक है, रेसिप्रोकल एपी में अगर है तो वो सीक्वेंस एचपी में होगा, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो उसमें वो बोलचाल वाली भाषा में कंफ्यूज नहीं होना। और जनरल टर्म कभी निकालने की कोशिश मत करना इस प्रकार से कि मैं मतलब उसमें इस प्रकार से ऐसा करूंगा 1/a 1/a+d, है ना, 1/a+2d ऐसा, और इसमें सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं कुछ, ये सब करने की कोशिश मत करना। ज्ञानी लोग काम कर चुके हैं ना, दिमाग लगा चुके, इसकी कोई ऐसी जनरल टर्म नहीं आती। इसमें जनरल टर्म लिखने का वही तरीका है, और जो डिनोमिनेटर है उसी को पकड़ो और वो एपी में लिखो, उसकी एपी की जनरल टर्म लिखकर उसी प्रकार से काम करना। ठीक, इसमें कॉमन डिफरेंस और वो सब ऐसा इस तरह से मत लेना, इस तरह से मत उठाना। ठीक है, अच्छा, तो जैसे यहाँ देखो एक सम और है, तुम्हें याद होगा एपी की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग खेलते थे। जैसे एपी की हर टर्म में अगर मान लेते हैं सेम टर्म का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए, उस टाइप वाले जो सवाल है ना, उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत खेला हुआ है। ठीक, तो उसी के ऊपर उसी से संबंधित एक सवाल है तुम्हारे सामने। ए बी सी डी एचपी में दिए हुए हैं, गिवन है, देन प्रूव दैट b plus c plus d divided by a, c plus d plus a divided by b, d plus a plus b divided by c, और साइक्लिक है पूरा। ये एपी में होगा, ये एपी में होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां देखोगे किस प्रकार हम इस सवाल को करेंगे। सॉल्यूशन में कभी भी तुम्हारे पास एचपी में तो कोई प्रॉपर्टीज वगैरह है ही नहीं, ये ध्यान रखो। एचपी हैज नो प्रॉपर्टीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान रखना। तो उसमें ए बी सी डी अगर एचपी में दिया है, ए बी सी डी अगर एचपी में है, तो प्रॉपर्टीज तो अपन एचपी पे कुछ लगा ही नहीं सकते, अपने को उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 1/a 1/b 1/c क्या लिखे उसको एक बार थोड़ा सा रोक कर देख लिया करो। ये तो डेफिनेशन है, ये जो चीज है ये तो डेफिनेशन है, सिंपल बाय डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, सादी डेफिनेशन है ये, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, तो अब यहां से अगर तुमको ये जनरेट करना है तो ये थोड़ा अलजेब्रा का गेम है, किस प्रकार तुम कर सकते हो। ये अब चीजें ऐसी है कि ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। जब तुम बहुत ज्यादा सवाल जब तुम कर लोगे तब तुम्हारे अंदर भी ये इंट्यूशन आ जाएगा। देखो तुम ये जनरेट अगर तुमको करना है, ऊपर दिख रहा है क्या, b प्लस सी प्लस डी है, c प्लस डी प्लस ए है, ऊपर देखो कुछ टर्म्स दिख रही है अपने को। ठीक है, नीचे नो डाउट a b c d ये सब तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो ये 3 की तिकड़ी है, ये तुम कैसे जनरेट कर सकते हो। देखो इसमें अगर मैं हर टर्म में ये चीज मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मेरा काम होता हुआ मेरे को दिख रहा है।
तुम्हें पता है ये देखो यहाँ से 1 बनेगा, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाद में। तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर मैं हर एक में एपी की टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो एपी रहेगा ना। तो बहुत ही सिंपल सादी सी बात है। ये भी तुम्हारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, ध्यान रखो। ये भी एपी है। तो अगर ये एपी है तो यहाँ देखो 1 प्लस, अब जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, बी प्लस सी प्लस डी बाय ए, 1 प्लस ए प्लस सी प्लस डी बाय बी, दिख रहा है ना, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस डी बाय सी और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाय डी, ये चीज भी एपी में होगी, है ना। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर एपी की जो टर्म्स हैं, है ना, एपी की टर्म्स में अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास है, उसमें हर टर्म के साथ अगर मैं समान टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, एपी में कोई चेंज, एपी एक दूसरी एपी में कन्वर्ट हो जाएगी, पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। अगर ऐसा करने से देखो मेरे पास सवाल के मैं देखो नजदीक पहुंच गया हूँ सॉल्यूशन के, दिख रहा है क्या, ये टर्म्स देखो मैंने जनरेट कर ली। अब इसमें रास्ते का कांटा बस 1 है। तो अगर मैं एपी की हर एक टर्म में, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें अगर हर टर्म में एक पर्टिकुलर टर्म अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एक वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो भी उसे एक नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट हो जाएगा। तो इसमें सभी टर्म्स में अगर सभी टर्म्स में कॉमनली मैं 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उससे क्या होगा, देखो क्या जनरेट होगा, b प्लस सी प्लस डी बाय ए प्लस सी प्लस डी बाय बी, ए प्लस बी प्लस डी बाय सी और ए प्लस बी प्लस सी बाय डी, ये भी एपी में हो गया, है ना। और यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, ठीक है, कि ये एपी में है। तो इस तरह से सवालों को प्रूफ करने में मजा तो आती है बहुत, लेकिन हर बार ये इस तरीके से तुम ऐसा सोच पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाली जो मेथड है कि एक टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर टर्म में, या फिर एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हर टर्म के साथ, ये आसान नहीं है। उसमें अगर कोई राइट थॉट अगर नहीं आता ना तुम्हारे दिमाग में उस प्रकार का, तो फिर उस तरीके से तुम कर नहीं पाओगे। और अगर इस तरीके से कर नहीं पाए तो इसमें ये भी ध्यान में रखना, इस तरह का सवाल बनेगा नहीं फिर। ये जो है इसको एपी में जैसे प्रूफ करना है, 4 टर्म्स हैं, पागल हो जाओगे अगर सब्ट्रैक्ट कर करके अगर कोशिश करोगे ना कि ये माइनस ये दिखाएंगे, ये माइनस ये दिखाएंगे और ये माइनस ये दिखाएंगे कि वो कांस्टेंट आ रहा है, पागल हो जाओगे। तो इसमें इस तरह से करने के अलावा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, ये ध्यान में रखो। और ये एक्सपेक्ट तुमसे किया जाएगा कि इस तरीके से तुम सवाल को कर सको, ये एक्सपेक्टेड रहेगा तुमसे। ठीक, क्योंकि ये चीज मैं बोर्ड्स के पेपर में भी बहुत बार देख चुका हूँ, ये वाले सवाल इस टाइप के। मतलब जो बोर्ड्स लेवल की जो किताबें आती हैं उसमें मैं इस चीज को देख चुका हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल तुम देखोगे, इसमें अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोले पहले। कुछ अगर इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई बात अगर करनी है तो बताओ। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई बातचीत अगर करनी है तो बताए मेरे को। अच्छी बात है। अगला सवाल देखोगे, अलजेब्रा है, प्योर अलजेब्रा है, पूरा ही सीक्वेंस ऑफ सीरीज ही एक्चुअल में अलजेब्रा है। ठीक, अगला सवाल देखो, mth टर्म ऑफ एन एचपी, ये तुम्हें दे रखा है n,
और nth टर्म तुम्हें दे रखा है बराबर m। प्रूव दैट rth टर्म जो होगा इक्वल्स mn अपॉन r होगा। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करना। ठीक, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको तुम ट्राई करोगे। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल देखोगे, ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, मैं लिख देता हूं। तुम्हें दिया है if a is greater than 1, b is greater than 1 and c is greater than 1, or in GP, then show that 1 upon 1 plus log of a comma 1 upon 1 plus log of b comma 1 upon 1 plus log of c are in HP। ये भी तुमसे बन जाना चाहिए। ये मैंने अपने इलस्ट्रेशन सेट में एक्चुअल में सवाल ये पिक किए हैं, पर ये चीजें ऐसी हैं कि ये तुमसे हो जानी चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए। प्रूव दैट वाले दोनों के दोनों सवाल हैं, है ना, तो इसमें कोई आंसर की तुम्हें नीड नहीं है। ठीक, ध्यान रखो। अच्छा, इसका जो अगला सवाल है वो मैं इलस्ट्रेशन में लूंगा। ABC ये गिवन है कि जीपी में है। जो ऊपर वाले होमवर्क वाले सवाल हैं तुम्हें करना है, मतलब करना है, ये ध्यान में रखो। जिस दिन ये कभी अगर ऐसा मौका अगर आया आगे की प्रिपरेशन के दौरान कि मुझे चेक करना पड़ रहा है तुम्हारी कॉपी कि तुमने किया या नहीं किया, और उसमें ज्यादा शर्म की बात तो ये होगी कि मुझे चेक करना पड़े, दूसरा इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये होगी कि मैं चेक किया हूं और तुम्हारा काम में घपला मिला। ठीक, तो GEE की तैयारी करना इज वन ऑफ द प्योरेस्ट टास्क विच एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान रखो, वन ऑफ द प्योरेस्ट थिंग्स, मतलब इससे ज्यादा साफ और पाक चीज और दूसरी हो नहीं सकती दुनिया में। इसमें एक व्यक्ति बहुत ही साफ तरीके से कैसा उसको अटेम्प्ट करता है, बहुत ही साफ तरीके से। और मैंने ऐसा देखा है कि जिन लोगों की अच्छी रैंक्स आती है उनसे ज्यादा अच्छे करने की टेंडेंसी वो लोगों की होती है जो लोग कंसिस्टेंसी काम करते रहते हैं। जैसे हमारे साथ में मैंने देखा है खुद, क्योंकि जो 2-3 लड़के वगैरह थे उसमें एक या दो लोग बहुत ही पर्टिकुलर, जैसे एक व्यक्ति था शशिकांत सिंह करके, तो सिविल ब्रांच में था वो बंदा। उसकी रैंक वगैरह बहुत पीछे आई थी, कुछ 16-18 हजार ऐसी कुछ आई थी, पर अपने ब्रांच का टॉपर था वो, सिविल का VNIT का टॉपर था। सेकंड रैंकर था, टॉपर तो नहीं था। फर्स्ट एक अनिमेश दत्ता करके एक लड़का हुआ करता था, वो सिविल ब्रांच का वो टॉपर था। वो भी मतलब उससे भी मेरी बातचीत वगैरह होती थी अच्छी खासी, तो खाने वाने पर हम लोग मिलते थे, बहुत बार बातचीत करते थे। तो जाहिर सी बात है, तुम सामने वाले को देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो ना कि उसकी हैबिट पैटर्न्स क्या हैं, कैसे हैं। तो इसमें जो अनिमेश दत्ता था वो पढ़ता था, बट 2-2.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। जो शशिकांत सिंह था लेकिन वो पूरा टाइम भाई पढ़ता रहता था। उसको वो रैंक प्रोड्यूस करने के लिए सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो बेसिकली हम लोग ये चीजें देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, सब मेरा भी पैटर्न देखते थे। ठीक है, क्योंकि मैं वो बंदा था जिसने फर्स्ट सेशनल में जब तुम्हारा VNIT का हुआ था, तो मैं वो बंदा था जिसका परफेक्ट स्कोर था। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं था जिसमें मैंने पूरे में पूरा ना पढ़ा हो, परफेक्ट स्कोर था। तो इस वजह से मैं कुछ हद तक थोड़ा सा फेमस हुआ था। जैसे ही वहां पर एंट्री हुई थी, तो उस वक्त ये तुम सारे उसमें जितने भी उसमें एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट सेशनल के, उसमें पांचों के पांचों में मेरे पूरे परफेक्ट स्कोर था, पूरा परफेक्ट। किसी एक में भी कहीं भी कुछ भी एक भी नंबर का झोलझाल नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैं भी कुछ हद तक थोड़ा सा हुआ था फेमस। तो उसमें ये लॉन्ग आवर्स पढ़ने की आदत एक्चुअली मेरी भी थी। तो ये जो बंदा था ये लेकिन हद पार करता था, बहुत भयानक। तो अपना इसमें क्या था इसका कि शशिकांत सिंह जो था इसमें ये एक्चुअल में बहुत मतलब भाई बैठा ही रहता था बस, वो एकदम पेड़ के समान। तो दूसरा जैसे अनिमेश था, नंबर तो वो भी लेकर आता था और इससे ज्यादा लेकर आता था, लेकिन उसका जो पढ़ने का पैटर्न था वो ज्यादा प्रोडक्टिव था, मैं ऐसा कहूंगा। क्योंकि वो तुम्हारे जो अपना सिविल डिपार्टमेंट है उसके बाकी चीजों में भी वो ग्रुप वगैरह में भी था। ठीक है, जो उसमें टेक्निकल फेस्ट वगैरह और जो बाकी सारी चीजें होती थी वो सब ऑर्गेनाइज भी करता था।
और इसके साथ ब्रांच में टॉप भी करता था। शशिकांत सिर्फ और सिर्फ कमरे में बैठकर पढ़ाई करते रहता था बस, और उसको सेकंड रैंक लाने के लिए भी पूरा अपना जी जान लगाकर वो पूरा देता था। सिविल ब्रांच में अच्छे अच्छे लोग थे, है ना, एक लड़की भी थी उसमें, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो इसमें ये लोग कैसा काम करते थे, मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का काम करने का पैटर्न ऐसा होता है कि वो बहुत, जब तक के ज्यादा 25 घंटे ना पढ़े तब तक के आउटपुट नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन जो कम टाइम में भी आउटपुट देते हैं। तो ऐसा तुम्हें नहीं समझना है कि कम टाइम में आउटपुट नहीं आ सकता, पर अपनी खुद अपनी बॉडी को तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी किस तरह से कैसा रिस्पॉन्ड करती है। ये नियम एक व्यक्ति अपने अनुसार खुद बनाता है, जो कि अभी तक तुम्हारे ऑलरेडी बने हुए होने चाहिए, है ना, जिस तरह से तुम काम करते हो, जिस तरह से आउटपुट आता है। लेकिन अभी ये मौका ऐसा है कि ये नेक्स्ट 1.5 years, इसमें तुमको जो तुम्हारा जैसा भी जो तुम्हारा मैकेनिज्म है वो अपने बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, सो दैट आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड। ये ध्यान में रखो। तो अपन अपने मुद्दे पर आते हैं। उसमें शशिकांत वाला एग्जाम्पल क्यों उठाया, अनिमेश वाला एग्जाम्पल क्यों उठा? अनिमेश जो था वो तुम्हारे टेक्निकल जो तुम्हारे फेस्ट हैं, और जो तुम्हारे जो नॉर्मल जो भी भाई जो ग्रुप्स वगैरह रहते थे, जैसे रूबिक क्यूब वगैरह हो गया, जूनियर्स को खिलाना है ना, वो नया ग्रुप बनाना है, रिवर्स इंजीनियरिंग का नया ग्रुप बनाना है, ऐसा तो वो उचक उचक के कैसा सब में रहता था, और सबकी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में भी था। ठीक है, तो सबकी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में भी था और काम भी करता था, बहुत अच्छा खासा काम करता था। मतलब सारे जूनियर्स वगैरह को साथ लेकर चलना, उसमें वो काम वगैरह ऑर्गेनाइज करना, कैसे प्रोफेसर्स वगैरह से बातचीत करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना। ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज करने में तुम समझो ऐसा पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन उसमें मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम सादा सा अगर डांस कंपटीशन भी अगर ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, जैसे जो विनाइटी का जो फेस्टिवल होता था आरोही करके, है ना, बहुत ही फेमस फेस्टिवल था, उसमें बहुत दूसरे दूसरे कॉलेजेस के भी बहुत सारे लोग आते थे। महाराष्ट्र में दो ही कॉलेजेस है ना तुम्हारे नेशनल रिप्यूट के, एक तो आईआईटी मुंबई है, और उसका जो आईआईटी मुंबई का तो जो तुम्हारा फेस्टिवल होता है मूडाई करके ऐसा होता है, मूडाई, है ना। तो ये तो मतलब वर्ल्ड फेमस है, इसमें तो इंटरनेशनल स्टार्स वगैरह भी आकर कैसा परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा वीनाइटी का भी होता है, उसका भी ठीक ठाक स्तर है। तो उसमें बाकी कॉलेजेस वगैरह के जो लोग हैं, वो एक्चुअल में आकर पार्टिसिपेट करते हैं, आरोही आरोही करके रहता है उसका। और भी कुछ कुछ फेस्ट होते हैं, लेकिन दे आर ऑफ लेस इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इसमें जब वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो एक व्यक्ति है, मतलब तुम समझो उसके पास पढ़ने का तो वक्त रहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रांच का टॉपर भी था। ऐसा नहीं कि वो टीचर्स के साथ सेटिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, वो आंसर्स वगैरह भी लिखता था बराबर, उस वो पढ़ाई के लिए भी उसका वो हो जाता था, और उसमें वो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज वगैरह में रहकर चीजें ऑर्गेनाइज भी करता था। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है, कुछ एक छोटा उसको काम अगर दे दो, तो बस वो उसको ऐसा डर सताने लगता है कि अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस टाइप के भी कुछ लोग होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर ऐसा लगता है तुम्हें तो फिर वो दूसरे अदर काम तुम्हें नहीं करने चाहिए। पढ़ाई पहला क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें। और मैंने भी फर्स्ट ईयर बस पढ़ाई की थी, है ना, उसमें और कुछ किसी काम में मैं भी नहीं था। ठीक है, तो पॉइंटर वगैरह भी अच्छा लेकर आया था मैं, लेकिन ये बंदा पॉइंटर भी लेकर आ रहा था, 9 CGPA भी उसका था, वैसे अलग ब्रांच का था, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अलग ब्रांच का था वो, लेकिन 9 CGPA उसका भी आता था, अच्छा पॉइंटर भी मारता था, और बढ़िया कॉलेज में फेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करता था बढ़िया तरीके से, है ना, लाइकेबल था, बढ़िया अच्छे से बात वगैरह करता था सभी से। शशिकांत का कैसा था हिसाब किताब, वो तो बात वगैरह करने में तो वो भी अच्छा था, यूपी का बंदा था, बढ़िया मस्त था, मतलब अभी भी है। तो बात वगैरह में वो सब में वो भी ठीक था, लेकिन उसका जो वर्किंग पैटर्न था वो कैसा था, बहुत ही वन डायमेंशनल। मतलब उसमें सीधा तुम बैठो चेयर पर, जब क्लासेस तुम्हारी खत्म हो जाए तो उसके बाद चेयर पर बैठो, खाना खाने के लिए उठो, फिर वापस चेयर पर बैठो। सेकंड ईयर में क्योंकि शशिकांत मेरा ही रूममेट था, ठीक है, तो इसमें उसका ऐसा बोलना था, वही एक्चुअल में आया था मेरे पास। उसमें सेकंड ईयर पे हम लोग अपने रूममेट्स खुद चूज कर सकते थे, तो वो एक्चुअल में आया था मेरे पास, उसको कहीं से ये पता चला था कि ये बंदा बस पढ़ाई करता है और इसका इधर उधर किसी काम में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में आया था मेरे पास कि भाई चलो अपन करके एक ही रूम में रहेंगे करके, अंकित अंकित करके, और जी जी करके बात करता था। मेरे को तो बाबा, मैं उसमें ऐसा था, मैं बोला हे भगवान, कौन से ग्रह से आया ही। और सुबह अगरबत्ती जलाता था, तुम ये सोचो, अगरबत्ती जलाता था, पूजा पाठ करता था हर दिन सुबह, तुम समझ रहे हो। बाप रे, मतलब पूरा घर का माहौल, मतलब जो रूम का माहौल था बहुत ही धार्मिक हो गया था। तो उसमें ये सेकंड ईयर में मेरा एक्चुअल में रूममेट था,
ठीक है, तो इसका वर्किंग पैटर्न कुछ इस प्रकार का था कि बस खाना खाना है और उसके बाद खाना खाने के बाद अगेन पढ़ाई करनी है 11 बजे तक, अप्रोक्स 11 साढ़े 11 तक, फिर उसके बाद सो जाना है और उसके बाद फिर अगेन सुबह उठना है, एकदम ऐसा रोबोट की तरह। तो मैं अब इसमें क्या हंसी उड़ाऊं, मेरा खुद का भी रूटीन यही था। सेकेंड ईयर में थोड़ा नो डाउट मैं मेरे थोड़े पर निकल आए थे, लेकिन फर्स्ट ईयर तक तो मेरा भी सेम यही रूटीन था, एकदम सेम यही ऑलमोस्ट, है ना। बल्कि इसमें तो मैं फर्स्ट ईयर में तो शशिकांत से भी आगे था, भयानक। तो लेकिन सबको ये पता था कि ये मस्ती कर सकता है लेकिन करता नहीं है। शशिकांत के बारे में सबको ये पता था कि ये मस्ती कर भी नहीं सकता और ये करता भी नहीं है, ऐसा था। ठीक है, ये डिफरेंस है हम दोनों में। तो उसमें जब जैसे मैं बाहर वगैरह निकलता था तो मैं बीच बीच में, जैसे जब हम लोग का फर्स्ट सेशनल वगैरह खत्म हुआ था तब मूवी वगैरह गए थे हम लोग। ठीक है, तो वो सब में उनको पता था कि भाई ये इंसान बाहर भी निकल सकता है ना? तो वो दूसरा शशिकांत का लेकिन ऐसा था कि ये भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम था पूरा। ठीक है, वो अलग ही टाइप का, एकदम भयानक। तो आउटपुट कैसा, दोनों तरीकों से आ सकते हैं, जिस भी तरीके से तुमको आउटपुट देना है तुम दो, बिंदास। सबका अलग नेचर होता है, सबका अलग वर्किंग पैटर्न होता है। एक व्यक्ति को वही सेम चीज करने में 8 घंटे लगते हैं, एक व्यक्ति को वही सेम चीज करने में 8 मिनट भी लग सकते हैं। 8 मिनट वाला व्यक्ति हो सकता है कि 9वीं से पढ़ के बैठा हो चीजों को, तो जाहिर सी बात है 8 मिनट लगेंगे, है ना। ये टाइम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। चाहे तुम कितना भी इंटेलिजेंट रहो, अगर तुमको बोला जाएगा कि चीजें 1 महीने में खत्म करनी है, तो उसमें तुम्हारा वो स्किल आ नहीं सकता जो कि एक मूर्ख व्यक्ति 4 साल से जो पढ़ रहा है ना, उसका जो स्किल होगा तुम उससे भी मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर 1 महीने के अंदर तुम्हें चीजें खत्म करनी है तो वो टाइम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। जैसे नींद का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई बोलेगा मैं आज आज तो पूरा रात जग जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अबे आज रात तो जग जाएगा, अगले दिन बर्बाद हो जाएगा। तो तू बता 6+6 करना है कि तेरे को 8+0 करना है, ऐसा। एक दिन अगर रात 2 घंटे से ज्यादा अगर पढ़ भी लिया तो अगले दिन पूरा जीरो अंडा हो जाएगा। कंसिस्टेंसी वो बहुत जरूरी होती है। 6+7+8, है ना, +6+7+8, इस तरह के नंबर्स होने चाहिए हर दिन, डेली। वो तुम मेंटेन तभी कर सकते हो जब नींद ले रहे हो। जैसे कुछ लोगों के अंदर अजीब सा और एक पागलपन चढ़ता है, जैसे 1 महीने बाद एग्जाम है, तो अब 1 महीने का शेड्यूल ऐसा बनाएंगे कि बस भानक अब तो देखो, सोएंगे ही नहीं, है ना। तो ये सब भी अजीब अजीब लोगों में पागलपन चढ़ता है। तो ये ध्यान में रखो, कुछ चीजें ऐसी है बॉडी के साथ तुम लड़ नहीं सकते, नींद तुमको लेना ही पड़ेगा, ये कुदरत का नियम है, मान लो जितना अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज को उतना अच्छा है। इनफैक्ट अगर फ्रेश अगर तुम्हारा मूड है तो उसमें ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी, लोगों को ये ट्रिक समझ नहीं आती, बहुत अच्छी उसकी बात की ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 8 घंटे का काम 8 सेकंड में हो जाएगा, तुमको अंदाजा भी नहीं है। जिस काम को तुम समझ के बैठे हो कि वो 8 घंटे का है, 8 सेकंड में होता है वो बराबर। अगर तुम्हारे दिमाग में ताकत है, सोए हुए हो अगर अच्छे से, तो उसमें ये 8 मिनट 8 घंटे का काम एक्चुअल में 8 सेकंड में होता है बराबर, ध्यान रखो। तो उसमें लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, नींद सेक्रीफाइस नहीं करने का। हाँ, भोकाल के समान भी नहीं सोना है कि सो गए साला एकदम और उठ ही नहीं रहे, बेशर्मो समान बाल्टी लाके उस पे छींटना पड़ रहा है पानी, वैसा भी नहीं हो जाना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बट उसमें नींद कॉम्प्रोमाइज मत करना। जैसे कुछ लोगों का, बड़े बड़े लोगों का ऐसा होता है कि अगले दिन जैसे आईएएस का एग्जाम देने बैठ रहे हैं और एक रात पहले सोए नहीं है, आंखें फटी हुई है पूरी लाल, तो उस किस्म से हरकतें नहीं मचानी है। तो इसमें भी जेडबल की जब तुम तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी 3-4 महीना पहले तुम्हारा काम पेन रख के हो जाना चाहिए, उस टाइम पे उसके बाद कुछ पढ़ना लिखना नहीं है। तो जो व्यक्ति 9 से पढ़ रहा है वो 11th में अपनी पेन ड्रॉप कर देता है, 12th जब उसका शुरू होता है, 12वीं में जब वो आता है मतलब, तब वो अपनी पेन ड्रॉप कर देता है। अबे 8वीं से जिसने तैयारी शुरू कर दी है, 8वीं के एंड से 9वीं से, उसका हो गया ना, 3 साल हो गया तैयारी करते हुए, तो वो फिर एक इंसान के पास 1 साल है, तुम्हारे पास तो 4 महीने रहेंगे। लेकिन अब जो तुम्हारे पास जो वक्त है उसमें ध्यान में रखो कि बात इंटेलिजेंस की रहती है, लॉजिक की होती है। तो उसमें एक व्यक्ति जो मान लेते हैं एक मिनिमम टाइम लेट से 6-8 महीना भी पढ़ा हुआ है, तो उसकी उस टॉपिक पर कमांड हो जाती है सफिशिएंट, ठीक ठीक। नो डाउट उस दूसरे व्यक्ति को जो 3 साल पढ़ा उसको एडवांटेज तो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम वो सवाल बना लो, वो सवाल ना बना पाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम एक सवाल अभी यहाँ पर बना लो जो मुझसे ना बने, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जिसको टाइम का एडवांटेज मिला है उसके पास नो डाउट एक एडवांटेज तो है, ठीक, ध्यान रखो। तो दो बातें, काम करने का जो पैटर्न है तुम्हारा, वो किसी और, कोई और अगर जज कर रहा हो उस पैटर्न को तो वो करने मत देना। बिकॉज जितने दुनिया में लोग हैं उतने नियम है, यूनिवर्सल कोई नियम नहीं है पढ़ाई का। जितने दुनिया में लोग हैं उतने नियम है, अब तुम बनाते बैठो नियम,
ठीक है, तो वो नियम अपने बॉडी को देखते हुए कि कैसा तुम्हारी बॉडी कब किस टाइम पर कब कैसे रिस्पॉन्ड बेस्ट करती है उसमें, और अपना जो तुम्हारी ऑनेस्टी का स्तर है उसके हिसाब से अपने शेड्यूल वगैरह डिसाइड करो। उसमें कभी भी अब किसी और के शेड्यूलिंग से तुमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी और को देखकर भी अपने शेड्यूलिंग नहीं बनाना है। ये चीज एक बहुत मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। जैसे अगर तुमको दिख रहा है किसी एक व्यक्ति का आउटपुट ज्यादा आता है अच्छा, तो लोग अक्सर उसको बोलते हैं कि मैं इंस्पायर हो गया इस इंसान से, अब वो जैसा कर रहा है वैसा मैं करूंगा। तो वो एक बात ध्यान में रखो, वो उसको बेस्ट सूटेड है, वो तुमको सूट करेगा वैसा वो रूटीन ऐसा जरूरी नहीं है। तुम उसके आउटपुट को देखकर ये थोड़ा अपना बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि हाँ मेरे को भी आउटपुट इतना देना है। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली फॉलो कि अब वो ऐसी हैंडराइटिंग लिखता है तो अब मैं भी ऐसी हैंडराइटिंग लिखूंगा, उसके बैठने का तरीका ऐसा है तो मैं ऐसा करूंगा, वो बनियान पहन के पढ़ाई करता है तो अब मैं भी बनियान पहन के पढ़ाई करूंगा, है ना। तो जो मेरा दूसरा रूममेट था वो चंद्र प्रकाश पटेल, सीपीपी बोलते थे अपन उसको, ठीक है, तो वो ऐसे ही था, वो भी बैल समान पढ़ाई करता था एकदम। और उसको शर्ट खोलने की बहुत आदत थी, वो एकदम धाए से आता था रूम पे, शर्ट खोल के अपना बैठता था और दनादन पढ़ना शुरू करता। तो बनियान फॉर्म में जब आ जाता था तो उसके बाद वो बैल बन जाता था पूरा भयानक, उसके बाद वो उठता नहीं था बिल्कुल। मतलब उसने जब शर्ट उतारी तो तुम समझ लो कि वो फिर बहुत सीरियस हो गया है, समझे, और सीरियस हो गया और पढ़ाई करेगा जबरदस्त। तो वो है ना, एग्जाम टाइम में तो पूरा बनियान फॉर्म में ही रहता था, भयानक, है ना। तो इसमें सबके तरीके अलग अलग रहते हैं, ठीक है क्या। कुछ लोगों को तुम ऐसा भी पाओगे जो कि बहुत ही कम एफर्ट लगाकर भी अच्छा आउटपुट निकाल लेते हैं। वो वैसा मत समझना वो थ्री इडियट्स वगैरह मूवी के जैसा, उसमें तो पागलपंती दिखाई है, वो सब वो इमेजिनरी दुनिया है बिल्कुल भयानक, और रेंचो वेंचो वो सब कुछ नहीं होता, ये ध्यान में रखो, ठीक है। वो जैसा उसमें दिखाता ना एकदम कि पूरा फुल टाइम मस्ती करते रहता है और उसके नंबर भी पूरे ढपोस के आ जाते हैं एकदम ऐसा, तो वो बहुत हाई डिग्री तक उसमें इमेजिनेशन का प्रयोग किया गया है ना। 9 9.5 सीजीपीए लाने में मर जाती है लोगों की एकदम, ठीक है, ध्यान में रखना। तो बहुत अच्छी खासी मर जाती है, उसमें एक मिनिमम अमाउंट जो तुमको देना पड़ता है एफर्ट का वो ठीक ठाक देना पड़ता है। उसमें भी लोग हैं जो कि 2-3 घंटे में भी ये चीज प्रोड्यूस करते हैं, बाकी लोग हैं जो 10-10 घंटे में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उसमें तो ऐसा है मूवी में कि भैया कभी पढ़ा ही नहीं है और उसके बाद भी टॉप किए जा रहा है, ऐसा ना होवे। वो ऐसा कि वो बुक खोल के बस देख लिया और बस पूरी चीजें याद हो गई, ऐसा नहीं होता है। किसी चीज में स्किल बनाने के लिए तुमको वक्त लगता है, तो मिनिमम वक्त तो तुमको देना पड़ेगा। हाँ उसमें हो सकता है किसी को कम लगे, किसी को ज्यादा लगे, किसी को बहुत ज्यादा लगे, लेकिन वो वक्त तो एक मिनिमम तो लगता है। वो ह्यूमन लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर उसमें तो दिखा दिया है कि साला कुछ भी कर लेता था, ठीक है क्या, वो उस टाइप का कुछ भी कर लेता था वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। टैलेंटेड लोगों से तुम मिलोगे, बट टैलेंटेड लोगों में तुम कभी ऐसा नहीं पाओगे कि मेहनत की कमी है। वो मूवीज में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये दिखा देते हैं, बहुत ही बड़ा, कि ये मतलब कुछ करता भी नहीं है और इसको सब ऐसे ही मस्त आराम से, ठीक है, एकदम ऐसे ही मिल जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, है ना। तो वो मूवीज की वजह से वो बहुत बड़ा कचरा एक्चुअल में दिमाग में ठूसा जाता है, तुमको अंदाजा नहीं है कि जैसे मूवीज में अब जैसे लव स्टोरी वगैरह दिखाते हैं, अबे ये बात अच्छे से समझ लो, है ना, प्यार मोहब्बत तभी होगी जब तुम्हारा जेब में पैसा होता है। अब ये रियलिटी से अगर तुम वाकिफ नहीं हो, ठीक है, तो उसमें अब ये प्यार मोहब्बत वाला जो रूट है, इसमें एक व्यक्ति चल ही नहीं सकता अगर उसकी जेब में पैसे ना हो तो अब मूवी में जैसे तुम कोई भी उठा लो, उसमें अब जैसे लव स्टोरी चालू है, वो लव स्टोरी के लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। एक नॉर्मल इंसान, वो रियलिस्टिक नहीं रहता वो सब, एक नॉर्मल एक कोई भी इंसान मिडिल क्लास हो चाहे रिच हो, उसके पास वक्त ही नहीं होता है ऐसा दिन का कि 12-18 घंटे कैसा ये इस काम के हरकतों में घुसे। तो मूवी में कैसा दिखाते हैं कि ये सब तो कोई कंसर्न ही नहीं है ना, मेरा काम धंधा तो मेरा अपना चालू है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, अपना अलग ही स्टोरी चल रही है, इमोशनल सियापे चल रहे हैं। तो वो सब का तो वक्त ही नहीं होता है किसी के पास। एक व्यक्ति जो मान लेते हैं अगर महीना 1 लाख रुपए अगर कमा रहा होगा ना, उसके पास बात करने की फुर्सत नहीं रहेगी पूरा दिन भर में, तो ये सब फालतूगिरी के लिए वो सब कहाँ से वक्त निकालेगा वो। तो मूवी में एक्चुअल में ये वाला एंगल ही पूरा मिसिंग रहता है, गायब। अपनी लाइवलीहुड भी तो अर्न करनी है, वो अगर इंसान कर रहा है तो उसके पास वक्त ही नहीं हो सकता, वक्त ही नहीं रहता है उसमें, ठीक है, ध्यान रखो। तो इसमें जैसे पेरेंट्स वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं, है ना, उसमें कोई गलत नहीं करते। लड़के का सबसे पहले कमाने वाली कैपेसिटी तो देखी जाएगी, ये तो एकदम पक्की बात है ना। उनको पता है ना बाद में चीजें क्या होती कैसे होती करके, तो वो सब एकदम सही है वो सब, ठीक है। तो उसमें वो मूवीज में तो वही पूरा ये वाला पार्टी स्किप कर देते हैं। एनीवेज, तो पढ़ाने का पैटर्न किसी और से देखकर इंस्पायर नहीं होना है,
अपनी पढ़ाई का जो पैटर्न है वो अपना तुमको खुद बनाना है। अभी तक के जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी रही है, जैसा अभी तक के तुम्हारा काम करने का ढंग रहा है, वो सब तुम खुद बेहतर जानते हो। कोई तुम्हें दूसरा आकर नहीं बता सकता कभी। और अगर कोई भी दूसरा अगर ज्यादा अगर बता रहा है तो उसमें तुम ये भी समझो कि इसका मतलब फिर चीज ठीक नहीं है वो सब। उसमें कोई तुमको तुम्हारे काम को लेकर कुछ ज्यादा ही बता रहा है, इसका मतलब या तो तुम बहुत ही बड़े बेशरम हो, या तो फिर वो इंसान जबरदस्ती घुसता है तुम्हारे मामलों में, ठीक है। तो वो सब नहीं होना चाहिए, उसमें वो स्टॉप लगा देने का। उसमें वो चीजें तुम्हारी इंडिविजुअल है कि कितना देर तुम पढ़ते हो, कौन से वक्त पर पढ़ते हो, वो एक इंसान की इंडिविजुअल डिसीजन होने चाहिए, है ना। और दूसरा, उसमें किसी और दूसरे को देखकर वो पैटर्न उसका अडॉप्ट करने की कोशिश मत करना कि वो व्यक्ति क्योंकि 4 से 7 बजे तक जगता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो व्यक्ति क्योंकि रात में 2 से 4 बजे तक जगता है तो मैं ऐसा, वो दूसरे का पैटर्न नहीं देखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसमें, हो सकता है कि तुम वो आउटपुट जो दूसरा व्यक्ति 2 या 3 घंटे पढ़ने के बाद प्रोड्यूस कर पा रहा हो, वो हो सकता है तुम्हें उसको करने में 20 घंटे लग रहे हो। तो उसमें मतलब ऐसा मत समझना कि वो चीज तुम उसमें दिमागी बुद्धि तुम्हारी कम है। मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें बताना भूल गया। अभी शशिकांत सिंह जहां पर है, वो अनिमेश दत्ता जैसे लोगों को हायर करता है, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखो। ठीक। तो अंत में मैं तुम्हें कहानी का एक्चुअली मोरल तो बताना ही भूल गया था, ठीक है क्या। तो उसमें शशिकांत सिंह अभी जिस पोजीशन पर है, वो हायर कर रहा है अभी अनिमेश दत्ता जैसे लोगों को, ध्यान में रखो। अनिमेश दत्ता वो इंसान था जो ब्रांच में उससे ऊपर था, है ना, मतलब उससे रैंक में ऊपर था। और अनिमेश दत्ता वो इंसान था जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में था, हर इसमें ऑलमोस्ट हर एक में था, ठीक है। सिविल ब्रांच से मतलब वो हर एक कमिटी में वो रहता था, ठीक है। टेक फेस्ट हो, चाहे कल्ट फेस्ट हो, कल्चरल फेस्टिवल हो, सब में रहता था वो, है ना। क्विज वगैरह ये सब में रहता था वो, जो भी इवेंट वगैरह होते थे सब में रहता था, ऑलमोस्ट सभी में रहता था। तो आज सिचुएशन ऐसी है, शशिकांत सिंह ना तो किसी उसने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में था, वो ना तो किसी कॉलेज के उसमें किसी चीज में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना। वो अभी इन जैसे लोगों को हायर करता है, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखो। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि उसमें एक जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहता है ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है लाइफ में। एक व्यक्ति जो अपना काम कैसा, उसको कोई शर्म नहीं आती इस बात में कि भाई मुझे 15 घंटे ही क्यों ना लगे, है ना। वो रैंकर, ये क्या क्या रैंक लेकर आया था ये शशिकांत सिंह, 18,000 कुछ रैंक थी उसकी, 18,000 19,000 कुछ रैंक लेकर आया था वो वीयूनिटी में, समझे। और 3 साल कोटा में पढ़ा हुआ था वो भी, 1 साल ड्रॉप ईयर था वो भी, है ना। 1 ईयर उसका भी ड्रॉप था, और 18-19 हजार लेकर आया था कोई रैंक। तो उसमें उसका तुम ऐसा मत समझो कि 12 तक कोई बहुत बड़ा फाड़ू स्तर था उसका, ऐसा कुछ नहीं था। 18-19 हजार तो रैंक लेकर आया था वो। और ओबीसी कैटेगरी का उसमें उसको वो भी था, रिजर्वेशन भी था, वरना तो आ भी नहीं पाता वहां तक सिविल तक 18,000 रैंक पे। तो इसमें उसके साथ एक्चुअल में हम लोगों ने, मैंने मेरा ये देखना है कि एक व्यक्ति जो लगा हुआ रहता है ना अपने काम पे, ये खुद मैंने अपने फैमिली में देखा है, ठीक है क्या। इसमें जो मेरा छोटा भाई है वो भी कैसा, ये इसी प्रकार लगा हुए रहने वाले लोगों में से ही था, वो छोटा शशिकांत था वो। तो इस तरह से जो लोग लगे हुए रहते हैं, वो अगर अभी नहीं जीत रहे हो तो वो जीत जाते हैं, समझे, ये बात ध्यान में रखो। तो वो मतलब उनके पास विक्ट्री आनी ही है देर सवेर, ये एकदम 100% है ना, ये ध्यान में रखना। तो ये जो लगे हुए वाले लोग जो रहते हैं एकदम अपने काम के प्रति एकदम कि भाई जुटे हुए रहेंगे, ये वाली रूट में एक्चुअल में सक्सेस मिलती ही है। तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना कि उसने कभी मतलब, या फिर वो उसमें अपना आउटपुट जैसे अगर तुम देते हो 20 घंटे में भी देते हो तो उसमें लगे रहो। लगे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान में रखो। चाहे टैलेंटेड हो तो अच्छी बात है, काम जल्दी खत्म होगा, लेकिन उसमें भी लगे रहना है। अगर टैलेंटेड नहीं हो तो ज्यादा देर काम करो और आउटपुट प्रोड्यूस करो, तो भी लेकिन लगे रहो। लगे रहने वाले व्यक्ति के साथ ही कुछ ना कुछ अच्छा होता है, ये बात ध्यान में रखना। चीजें छूटनी नहीं चाहिए, है ना? चीजें छूटनी चाहिए। मान लेते हैं एक दिन क्लास ही नहीं हुई, लेट से एक दिन क्लास ही नहीं हुई, किसी वजह से भाई मैं उठ नहीं पाया, किसी वजह से कुछ और हादसा हो गया, किसी वजह से क्लास ही नहीं हुई या फिर कुछ ऐसा हो गया। उसमें एक व्यक्ति, अगर मानते क्लास हुई भी है लेकिन एक व्यक्ति घर पर सोया पड़ा है भोकाल, ऐसे ही फालतू में, लाइव स्ट्रीमिंग चालू है वहां वो सोया पड़ा है, ये वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो उसमें लगे रहना वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो पढ़ाई जो होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। और दूसरे के पैटर्न को देखकर अपना पैटर्न बनाने की गलती नहीं करनी है। दूसरे के पैटर्न को देखकर खुश भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है।
क्योंकि तुम्हें उसकी एक्चुअल स्टोरी नहीं पता। हो सकता है वो व्यक्ति जो 2 घंटे में तुमको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है कुछ दूसरे ऐसी चीजें कर रहा हो, तुमको उसका पूरा नहीं पता ना हिसाब किताब क्या है अगर। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, किसी की दूसरी बताई गई बातों पे असल में सुनना नहीं उसको, क्योंकि लोग जो बोलने वाले होते हैं उसमें कुछ लोगों की इंटेंशन फिर अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग एक्चुअल में सामने वाले को ग्रो नहीं होने देना चाहते, इस वजह से कुछ अलग ही बात कर देते हैं, अनाप शनाप। अगर वो ग्रो होने वाली बातें भी अगर कर रहा है तो भी सुनना मत। उसमें कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ अगर बताता है कि अच्छा इसका ये वहां वो ऐसा हो गया, वो वहां ये ऐसा हो गया, अरे उसने तो ये ऐसा फोड़ दिया, वो ऐसा कर दिया, ये सब सुनना मत, कभी मत सुनना। उसमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने का। तुम्हें एक्चुअल सिचुएशन कभी दूसरे के बारे में पता चल ही नहीं सकती, ये बात ध्यान में रखो। तो कुछ सुनी सुनाई बातें आती ना उड़ती उड़ती, कि अच्छा उसने तो वहां वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी कर रही है, या फिर इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, no, वो सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देने का। उन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। तुम दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी जान नहीं पाओगे एक्चुअल रियलिटी क्या है। कुछ उड़ती उड़ाती सुनाती बातें आती हैं कानों में, उसको एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने का, ठीक है, सुनना ही नहीं कभी। तो वो सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहता, उससे भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके काम में असर पड़ जाता है कि अरे ओ उस व्यक्ति का तो ऐसा हो गया, अब क्या। या फिर कुछ लोग दूसरे लोगों के काम के स्तर को देखकर अपना खुद बेंचमार्क सेट करने की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि दूसरे के दुख में सुख ढूंढेंगे, तो यहाँ पता चलता है उनको कि नहीं यार वो व्यक्ति तो सुखी है, तो अब ये दुखी हो जाते हैं। तो इस किस्म की हरकतें वाले जो लोग हैं, ये कैसा, ये इनका हिसाब किताब नहीं चलता ज्यादा अच्छा, ठीक है क्या, ध्यान रखो। उसमें अगर किसी दूसरे व्यक्ति का अगर तुमको दिख जाए कभी सोशल मीडिया पे कभी कुछ ऐसा गलती से, तो उसको देख के इग्नोर, जस्ट इग्नोर। कोई मतलब नहीं है वो सारी चीजें देखने का। सोशल मीडिया से तो बड़ा सियापा और कोई है नहीं, क्योंकि उसमें तो उससे बड़ा फर्जी और उससे बड़ा फेक, जो अवेंजर्स में जो एक्टर है जो हल्क का रोल प्ले करता है, क्या एक्चुअल में हल्क जैसा दिखता है क्या, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म होता है क्या। सोशल मीडिया तो और बड़ा फेक है ना। अभी थॉर के पास क्या एक्चुअल में हैमर है क्या, जो क्रिस हेम्सवर्थ है, क्या उसके पास एक्चुअल हैमर है क्या, एक्चुअल घुमाता है क्या वो हैमर को, है? उसके हैमर का नाम क्या है वैसे, किसी को पता है क्या, उसके हैमर का नाम क्या है, स्पेलिंग म्योनियर क्या बड़बड़ा रहा है बेटे, म्योनियर है उसके हैमर का नाम। स्पेलिंग बता। MJ। हाँ ठीक है, मेरे को वही सुनना था, एमजे तू बोलता है कि नहीं शुरुआत के में। आगे की स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता है ऑनेस्टली मैं बताऊं तो, ठीक है, लेकिन शुरुआती वर्ड्स तो एमजे ही है, ठीक है। अच्छा खैर, तो अपन अपने मुद्दे पर आते हैं अब तुरंत, ठीक है, सवाल बनाना शुरू करते हैं। बट है ना, अपने जो नाक कान है ना, वो ऐसे भी नहीं बंद करके रखना है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है वो पता ही ना चले। देखना है, चीजों को इग्नोर करने का जो आर्ट है वो आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। देखो, इग्नोर करो, बिंदास नॉलेजेबल रहो, कहाँ क्या चीज चल रही है। हो सकता है किसी एक दूसरे व्यक्ति से तुमको इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाए, है ना। तो उन चीजों के लिए खासकर कैसा कान खुले रखने चाहिए, जो व्यक्ति का तुमको कहीं गलती से कुछ एक्सपीरियंस पता चल जाए, जैसे कि अच्छा वो वहां गया था और उसको एक गड्ढा हुआ। जैसे कुछ लोगों की बोलने की आदत रहती है कि अरे यार ऐसा हो गया था ऐसा करने से, तो उन सारी चीजों में थोड़ा कान खुले रखा करो। वो क्या है कि वो उनका एक्सपीरियंस तुमको काम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब है क्या कि इंसान के पास तो 70 साल है एट द मोस्ट, 70-80 साल ले लो। अब 80 साल में जो मानते हैं बाकी 5-6 लोग हैं 80-80 साल जिए हुए, उन सबके एक्सपीरियंस अगर तुम ले लोगे तो तुमको 300 सालों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। तो 60-60 साल वाले जो लोग हैं उनकी भी बातें कैसे बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, और जो भी व्यक्ति तुमसे बड़ा है उसकी तो बातें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्या पता कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तुमको मिल जाए, है ना। तो जैसे एक व्यक्ति जो कॉलेज गया हुआ है, तो उसके 4 साल का एक्सपीरियंस कैसा अगर तुम सुन लोगे अच्छे से, और वो व्यक्ति का अगर थोड़ा ठीक ठाक है एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो उसमें कुछ ऐसी बातें अगर तुमको पता चल जाए जो कुछ गड्ढे वगैरह हो सकते थे तुम्हारे साथ, जो कि अब उसकी बातें सुनने से नहीं होंगे, तो वो एक्चुअल में क्या हो गया, 4 साल का उसका जो एडवांटेज था वो तुमको मिल गया बराबर। बिना तुम्हारी एज आगे बढ़े तुमको एडवांटेज तो मिल गया ना 4 साल का, कितना अच्छा है। तो वो उसमें अपनी थोड़े कान खुले रखा कर रहा हूँ, जब कैसा कोई व्यक्ति कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात कर रहा हो कि अच्छा ये यहाँ पर ये ऐसी चीज हो जाती है। तुमको मान लेते तुम दिल्ली गए, तुमको पता ही नहीं कहाँ कौन सी चीज क्या मिलेगी। दिल्ली में सबसे सस्ता सामान मिलता है पूरे भारत में, है ना। सबसे अच्छा खाना भी वही है और सबसे अच्छा सस्ता सामान भी वही मिलता है। तो खाना तो खैर डिबेटेबल है, लेकिन सामान तो तुमको वही मिलेगा, है
है ना। मैक्सिमम लोगों के ट्रेडर वगैरह के सामान वहीं से आते हैं। अब जैसे कहाँ मिलता है ये अगर तुमको पता चल जाए किसी से, तो तुम भी जाके वहां धावा बोलो, पर पता ही नहीं है कहाँ है, तो घूमते रहोगे इधर उधर भटकते रहोगे और के सड़कों पर। तो नॉलेज कैसा है, इन्फॉर्मेशन पहली बात तो एक व्यक्ति पास करता नहीं है कभी, क्योंकि उसको पता है कि उसने जैसे बोल दिया अगर, तो लाख टके की जो बात है वो कैसा एक इंसान को वो कभी दूसरे को बताता नहीं है, अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो। लेकिन कुछ मूर्ख लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जरूर जो रोते रहते हैं, तो वो रोटलू वाले लोग क्या है, रोते भी नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा ज्ञान झाड़ने की आदत भी रहती है। तो उसमें जो काम की बातें रहती है वो सुन लिया करो, ठीक है, उनसे उनका नॉलेज उठा लिया करो, उसमें थोड़ा कान अपने खुले रखा करो, है ना। उसमें एक व्यक्ति जो कैसा ठीक ठाक दिमाग बुद्धि वाला है जो औसत, वो कैसा ये सारी चीजें बताता नहीं है, ठीक है। तुमको अगर मान लेते हैं सादा कहीं से लोन भी लेना है, सादा तुमको कोई रेंट एग्रीमेंट भी बनाना है, सादा तुमको कोई बिल पे करना है, कोई गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरना है, एक बैंक अकाउंट ही खोलना है चलो माने, तो उसमें एक व्यक्ति को जिसने ये काम किया हुआ है उसको कुछ चीजें ऐसी पता होगी जो तुम अगर पहली बार जाओगे ना तो तुमको 2-4 दिन ऐसे ही लग जाएंगे, हो सकता है 1 आध महीने लग जाए। राशन कार्ड बनवाना है, कुछ भी करना है, आधार कार्ड अपडेट कराना है, तो उसमें जिस व्यक्ति को जिसने काम किया रहता है अच्छे दिन वगैरह लगाकर, तुमको पासपोर्ट बनवाना है मान लेते हैं, जिस व्यक्ति ने काम किया रहता है ना उसको वो पूरी नॉलेज रहती है, लेकिन वो कभी बताता नहीं है। और बहुत सारे लोग बताने में भी बहुत बुरे रहते हैं, बताएंगे कुछ साला समझ ही नहीं आता है। तो दोनों बातें हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस भी तो नहीं कर पाते, लेकिन जिस व्यक्ति को पता रहती है ये चीजें वो बताता नहीं है एक्चुअल में कि वो कैसे होती हैं चीजें, क्योंकि वो अगर बता देगा तो उसका जो भी उसने किया स्ट्रगल, वो एक सामने वाले व्यक्ति को बिना स्ट्रगल किए फ्री में मिल जाएगा ना। तो इसीलिए एक व्यक्ति इन सारी चीजों को जानता है कि इसको कैसे भाई इसको हाइड करना है, तू अपना स्ट्रगल अपना खुद कर, है ना। तो उसमें एक व्यक्ति उसमें बताता नहीं है, तो उसमें जो तुम्हारे बाप भाई लोग हैं, है ना, जो माँ बहनें हैं ये सब, उसमें इन लोगों से तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो लोग तुम्हें बताएंगे, जाहिर सी बात है फैमिली तो मदद करती है, लेकिन इसमें बाहर के लोगों से अगर कभी क्या पता किसी एक व्यक्ति से तुम्हें कुछ चीजें उसकी सुनने को अगर मिल जाए कि अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, तो उन चीजों में ध्यान लगाकर उन चीजों को सुनना, समझे क्या, वो बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। खैर, तो हम लोग अब टॉपिक पर आते हैं मेन, है ना। ABC तुम्हें दिया हुआ है जीपी पर, ठीक बात। अच्छा, तो ABC अपने पास जीपी में है, और इसके अलावा हमें ये कहा जा रहा है कि A+X, इसको येलो से कर लिया जाए, ठीक है, A+X, B+X, C+X वो तुम्हारे पास HP में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये एक्चुअल में थोड़ा सा गंदा अलजेब्रा है, लेकिन मैं इसको भी चाहता हूं कि तुम ही करो, ठीक। इसमें A, B और C डिस्टिंक्ट हैं, ये गिवन है। इसमें अलजेब्रा अच्छा जाएगा तुम्हारा। ये सवाल वैसे मैंने अभी तुम्हें कॉल लगाने के पहले ही बनाया है, ठीक है, तो इसमें अलजेब्रा अच्छा खासा है, पर इसको बनाते वक्त मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि ये एक इंसान नहीं बना सकता। भाई ABC जीपी में क्या करना है मैं उसमें देखूंगा, तुम उसमें क्या करते हो, ठीक है। गिवन उसमें ये बात ध्यान में रखना, इस चीज का तुम्हें जरूरत पड़ेगा, ABC आर डिस्टिंक्ट। अब ये बात ध्यान में रखो कि एक व्यक्ति गूगल भी मार सकता है बिना किसी दिक्कत, जैसे ही तुम्हें टाइप करोगे ना A+X, B+X, C+X, HP, आ जाता है पूरा गूगल में, वो दुनिया भर की वेबसाइट्स वगैरह हैं, सब सॉल्यूशन वगैरह ठोक के एकदम दे देंगे तुमको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज गलत है, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग एक व्यक्ति जिसको नहीं आता है वो मारा जाएगा असल में, वो इस सेंस में मारा जाएगा कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। वो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो भी वो उसको गूगल याद आएगा कि अरे 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 गूगल करते, ऐसा ध्यान रखो। तो उसमें गूगल करने के पहले मैं तुम्हें 1 लाख बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब तक ये मिनिमम 4 से 6 घंटे का अटेम्प्ट तुम्हारा एक सवाल में ना हो जाए, 6 घंटा एक सवाल में अगर तुम देते हो तो ऐसा मत समझो कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। मैंने 50-50, 60-60 घंटे दिए हैं, मानो ना मानो, तुम यकीन मानो ना मानो, ठीक है, 50-50, 60-60 घंटे मैंने एक एक सवाल को दिए, एक एक थॉट को दिए, है ना। तो ये चीज ऐसा मत समझना जरा भी कि ये टाइम की बर्बादी होती है, वक्त की बर्बादी होती है, ऐसा नहीं है। इस दौरान एक्चुअल में जितना भी जो कुछ भी तुमको आता है वो सारी चीजें निकल निकल कर तुम्हारे सामने आ जाती है, फिर इससे एक इंसान तैयार हो जाता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तैयार हो जाता है वो बराबर। तो जिस इंसान ने ये स्ट्रगल किया नहीं रहता है वो क्वेश्चन पेपर क्या सॉल्व करेगा वो,
जिसका स्ट्रगल मजबूत नहीं है उसकी जो फाइनल जब वो लड़ाई करने जाएगा तो वो क्या, उसने तो लकड़ी के पुतले के साथ तैयारी की है, उसका भी एक्चुअल इंसान के साथ तो लड़ाई नहीं है। तो जब एक्चुअल बैटलफील्ड में उतरेगा तो गर्दन कटेगी उसमें, और क्या होगा, है ना? दुश्मन की थोड़ी, तुम्हारी ही कटेगी उसमें। तो ध्यान में रखो, जिसका स्ट्रगल जितना कमजोर होता है, जिसका स्ट्रगल सॉल्यूशन से भरा हुआ होता है, वो फिर वो भूसे का कठपुतली रहता है बस। वो उसको एक एक लात मारोगे गिर जाएगा, वो मर जाएगा, वो ध्यान रखना। तो ये भी तुम करना, ठीक है? इसमें कोई इतना भी खास सवाल नहीं है ये, तो ऐसा तुम घबरा गए ऐसा भी कुछ नहीं है, बना लोगे मुझे जहां तक लगता है, पर इसको भी तुम ही करो, ठीक? अच्छा, इसके बाद तुम्हारे पास दो सवाल और हैं, मैं लिख देता हूं, लेकिन उन दोनों सवालों को भी, वो भी तुम ही को मैं दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है? वो भी अलजबरा बेस्ड ही सवाल है। इफ, उसको होमवर्क है ना, इफ फर्स्ट थ्री टर्म्स of the sequence वन बाय 16 comma a comma b comma 1/6 are in GP and the last three terms are in HP, then find the value of A and B। तो ये ध्यान में रखना है, कोई बहुत आसान आसान सवाल है ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है? इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स हैं तो अच्छी बात कुछ ना कुछ होगी इनके बारे में, इसीलिए इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स में लिए जा रहे हैं, ध्यान रखो। लेकिन वो काम करने के लिए तुमको दे दिया जा रहा है, तो ध्यान में रखोगे, अंडर एस्टिमेट मत करना सवालों को, पर ओवर एस्टिमेट करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बन ही नहीं पाएगा या फिर ऐसा इस टाइप का कुछ, ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो होपफुली तुम इन सवालों में अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है? एक आधा और है उसको भी ले लो, नहीं ठीक है? ये तुम्हारे 3 होमवर्क प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है? 4, ये भी तो है, ये 4 होमवर्क वाले सवाल हैं। इसके आगे का काम देखोगे तुम, जिस प्रकार से तुमने अर्थमेटिक मीन्स पढ़े, ज्योमेट्रिक मीन्स पढ़े, है ना, जिस प्रकार से तुमने, है ना, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन पढ़े, उसी प्रकार से अभी हार्मोनिक मीन पढ़ोगे। अच्छा, इसमें इसके आंसर्स मैं तुम्हें दे दूं तो पहले तो 2 प्रूफ वाले हैं। x की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आती है तुम्हारे पास b के बराबर। आंसर्स है मेरे पास, और यहां पर a और b की जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं यहां पर। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है पॉसिबल, दैट इज ठीक। तो a अगर 1/4 होगा तो उसके साथ b जो निकलेगा वो होगा तुम्हारा 1, या फिर a हाफ b हो सकता है। इन दैट केस b की वैल्यू होगी 1/9। ऐसा नहीं होगा कि a की वैल्यू -1/4 है तो b की वैल्यू 1/9 आ जाएगी, ऐसा नहीं। a की वैल्यू अगर तुम्हारे पास -1/4 है, देन तुम्हारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आती है 1। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन्स का, ठीक है? हार्मोनिक मीन्स। तो फिर वही कहानी, अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं 2 नंबर्स हैं, और उसके बीच में लेट्स से तुमने h1 h2 h3 तुमने मानते नंबर्स इंसर्ट कर दिए, सच दैट ये जो पूरा सीक्वेंस है ये हो गया तुम्हारे पास
HP में, देन तुम ये बोलोगे H1 H2 है ना, H3, ये हो जाता है तुम्हारे पास हार्मोनिक मीन्स। वही डेफिनेशन है सेम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में अर्थमेटिक मीन्स के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल की है ना, n हार्मोनिक मीन्स है ये, ठीक है, n हार्मोनिक मीन्स है। तो वही जो हम लोगों ने AP के लिए यूज किया, GP के लिए यूज किया, HP के लिए भी वही यूज कर रहे हैं, और कोई नई बात नहीं है, ठीक। अच्छा, जैसे ही तुमने ये कहा कि ये HP में है, उसके बाद तुम क्या बोल सकते हो, दैट 1/A 1/H1 1/H2 1/HN 1/B किस में होगा, AP में होगा। तो कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं इस AP का कैपिटल D है ना, कॉमन डिफरेंस तो 1/B क्या हो जाएगा, n+2th टर्म है, ठीक है, n+2th टर्म है, ठीक है। तो n+2th टर्म है, इस चीज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 1/B इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n+2 - 1 टाइम्स कैपिटल D। इससे मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बड़ी आसानी से, कितना आएगा 1/B - 1/A डिवाइडेड बाय n+1। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्या आएगा, A - B है ना अपॉन AB, ठीक, n+1। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास ये आ जाता है, तो मैं इसमें कह सकता हूँ 1/H1, ध्यान में रखना नॉट H1, 1/H1 कितना होगा मेरे पास 1/A + D। ये चीजें ध्यान में रखना थोड़ा, लोग रेसिप्रोकल वगैरह में पूरा लोचा मारते हैं, और प्रियांशु वगैरह तो ऐसे भी पूरा नशे में रहता है, टुन टुन एकदम हाई है ना, 2 लकीर तो एकदम मार के सूंघ के ही आता है क्लास में भी, और उसमें और 3 लकीर सूंघ के जाता है फिर एग्जाम देने, तो पूरा नशे में रहता है एकदम हाई, एकदम पूरा टल्ली। तो उस टाइप के टल्ली किस्म के लोगों का ये वाली मिस्टेक होना पक्का तय है, कुछ भी लिखते हो अजीब अजीब, H1 लिखेंगे 1/A + D, सर H1 ही तो लिखेंगे, हार्मोनिक मीन है ना। अबे 1/H1 है AP में, ये बात ध्यान में रखो, ये AP में ध्यान रखना, थोड़ा टर्म्स पर थोड़ा ध्यान रखोगे क्या है HP में, थोड़ा लिख लिख कर थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से। AP वाली टर्म्स क्या है, 1/H1 1/H2, ये है AP वाली टर्म्स, ये बात ध्यान में रखोगे। कॉमन डिफरेंस में 1/D मत लगा दियो, है ना, अलग ही लेवल का मतलब लोग सियापे मारते हैं इसमें, ठीक है, अलग ही लेवल पे, तो वो सब नहीं करना है। तो 1/HN आवेगा ऐसा कुछ, ये तुम अपना निकालते बैठना, है ना। डी की वैल्यूज तो निकाल ही चुके हो, यहाँ से डी की वैल्यूज जैसे ही यहाँ इंसर्ट मारोगे, सारे के सारे 1/HN 1/H1 1/H2 कुछ भी निकाल सकते हो, फिर ध्यान रखो। जैसे अगर बातचीत की जाए हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स की, तब तुम क्या कहोगे, A H और B HP में है, इसका मतलब 1/A 1/H और 1/B AP में होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब 1/H इज एवरेज ऑफ 1/A एंड 1/B। इसका मतलब बीच की टर्म का डबल अगर मैं करूंगा तो मुझे बाकी दोनों टर्म्स का समेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से मेरे पास जो कैपिटल H की वैल्यू आएगी, दैट वुड बी व्हाट, वो हो जाएगा A + 2AB अपॉन A + B, इतना आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखो क्या आएगा, A + B अपॉन AB आएगा, तो उसका रेसिप्रोकल करके इंटू 2 जैसी करोगे, ये चीज आ जाएगी तुम्हारे पास।
तो सिंगल हार्मोनिक मीन ये होता है, ध्यान रखो। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं क्योंकि nth हार्मोनिक मीन का भी यही फॉर्मेट है ना, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं। सिंगल हार्मोनिक मीन मतलब ये, ध्यान रखोगे इन बातों का। है ना, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद तुम्हें 3 सवाल हैं, 3 इलस्ट्रेशंस हैं, वो करने होंगे। 3 illustrations are there. HM वो तुम्हें करने होंगे। उसके लिए मैं अगेन जगह छोड़ देता हूँ तीनों इलस्ट्रेशंस के लिए। इतनी जगह में हो जाएगा वैसे। उसके बाद अगला जो तुम्हारा यहाँ पर प्रॉब्लम सेट आएगा एक। अब प्रॉब्लम सेट ये हो गया 3। अब इसमें काम हो गया बहुत ज्यादा जमा तुम्हारे पास, ये ध्यान में रखो। इसमें 10 सवाल हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ HP रहेगा ये, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये रहेगा, इस पर सवाल रहेंगे। अच्छा, इसके आगे अपने को आज एक छोटा सब टॉपिक और खत्म कर लेना है, एंड देन उसके बाद तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ सीरीज तब शुरू होगा, तब आओगे तुम मेरे मैदान में, तब अपन खेलेंगे गेम। समझे क्या? तो अभी एक छोटा सा एक सब टॉपिक अभी मैं और करवा कर क्लास ओवर करूंगा। इस टॉपिक को खत्म करने में हमें 1 घंटा करीब करीब लगने वाला है, तो लेट्स होप कि उससे थोड़ा जल्दी ही हो जाए। तो प्रॉपर्टीज ये बहुत ही फेवरेट चीज है मेरी, है ना, जो मैं बताने को तड़प रहा था। प्रॉपर्टीज ऑफ AMGM and HM of 2 positive रियल नंबर्स। ठीक है, ये कैसे और किस प्रकार, मतलब उसमें बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली, जैसे स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं या फिर मेंस वगैरह में भी, उसमें डायरेक्ट एकदम तुमको आता हुआ इसका रिजल्ट दिखेगा एकदम बराबर। इस पे अगर तुमने काम इसमें मेरे साथ अगर किया हुआ है तो इसका लाभ तुमको डायरेक्ट सवालों में तुम इसका लाभ उठा सकते हो एकदम डायरेक्ट। मतलब इसी के ऊपर सवाल दे देते हैं वो लोग, मतलब एकदम जैसे जो ऊपर का जो रिजल्ट अभी हम लोग कुछ कुछ डिराइव करेंगे, उन्हीं रिजल्ट्स को ही दे देते हैं एकदम, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से। जो प्रॉब्लम सेट्स हैं उसको अगर तुमने ढंग से अगर कर लिया है, दोज प्रॉब्लम्स आर सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग JEE एडवांस्ड। ठीक है क्या? और JEE मेंस भी। उसमें फिर बस तुमको उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस है उसको अच्छी करनी है, अपनी स्पीड अच्छी करनी है, ये ध्यान में रखो। अच्छा, तो हमें ये पता है, मान लेते हैं A हम लोगों के पास अर्थमेटिक मीन है, लेट्स से G हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, H हमारे पास हार्मोनिक मीन है। ठीक, ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान में रखना, 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऐसा। तो A बेसिकली है अपने पास A+B/2 है, G है अपने पास √AB, और हार्मोनिक मीन है हमारे पास 2/1 ऐसा, जो कि किसके बराबर आता है? 2AB/A+B के बराबर आता है। अच्छा, तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये, इन दोनों नंबर्स को लेकर। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। चलो, कॉल की आवाज तुमको जाती है क्या? है? हाँ सर। चलो, ये मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मेरे दर्द में तुम भी भागीदार थे। ठीक है,
है ना। श्रेयन ने तो हेडफोन ही निकाल दिया होगा बढ़िया से, कि ये कौन सुने। तो अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये सिर्फ हम लोग दो नंबर्स के लिए प्रूव कर रहे हैं वैसे, बट ये प्रॉपर्टी तुम्हारी दो नंबर से ज्यादा के लिए भी ट्रू है, ये बात ध्यान में रखो। हम लोग एक अलग सा एक चैप्टर भी करेंगे, इनफैक्ट एक छोटा सा चैप्टर है जिसको मिनी चैप्टर तुम कह सकते हो, जो इस पहली प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित होगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये बात ध्यान में रखना। AGH ये तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान रखोगे। जैसे तुम देखो इसका प्रूफ, ए तुम्हारे पास है a+b/2, ठीक है ना। तो इसमें यहां देखो तुम ऐसा करो, a-g उठाओ, तो a-g इज नथिंग बट a+b/2 माइनस अंडर रूट ऑफ ab। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं प्रूफ करूंगा, ये चीज हो जाएगी तुम्हारे पास। यहाँ देखो अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक। अब ये चीज मुझे अच्छे से पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली है, तो इससे तो मेरे पास एक चीज ये आ जाती है, a-g अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इससे मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि अर्थमेटिक मीन हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये तो बात पक्की है। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a बराबर b। ठीक बात। अच्छा, अभी g माइनस h जो है अपने पास उसको देख लेते हैं, क्योंकि g को बड़ा साबित करना है ना h से। तो अंडर रूट ऑफ ab माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी है मेरे पास। अब यहाँ पे देखो क्या तिकड़म लगाओ तुम, अंडर रूट ऑफ ab को कॉमन निकालो, तो ये आ जाता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ab अपॉन a प्लस बी, और वही सेम चीज तुम्हारे पास दोबारा बन जाएगी। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ab टाइम्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये बात भी पक्की है कि ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला है, बिकॉज नंबर्स आर पॉजिटिव, तो रेडिकल तो कभी नेगेटिव चीज देगा नहीं, और दो पॉजिटिव चीजों का जोड़ पॉजिटिव ही रहता है। तो a प्लस बी भी पॉजिटिव है, अंडर रूट ऑफ ए बी भी पॉजिटिव है, और ये तो होल स्क्वायर है किसी क्वांटिटी का, तो ये तो या तो ज्यादा ज्यादा 0 होगा लेकिन पॉजिटिव तो रहेगा ही, है ना। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज भी आ जाती है, g माइनस एच हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं ये हमेशा बोल सकता हूँ दैट g हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू h। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। ये बात भी है मेरे पास, ठीक। तो अगर लेकिन तुम्हारे पास कभी ऐसा हुआ कि अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं दो से ज्यादा नंबर्स भी अगर हैं, ये बात ध्यान में रखना, मैं लिखवा भी दूं इसे, नोट दैट अबव इनइक्वालिटी कौन सी, a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h वाली होल्ड्स ट्रू even when applied for more than two quantities। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर तो एक हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं, a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h, ये इनइक्वालिटीज के ऊपर अपन एक चैप्टर करेंगे, ठीक, ध्यान में रखो। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम बड़ा वरदान है, एकदम डायरेक्टली ये चीज पूछी जाती है। AGH एक्चुअल में एक जीपी फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अ जीपी, दैट इज जी स्क्वायर होता है तुम्हारा AH के बराबर। समझते हो, ये एक फन फैक्ट है, एक सेकंड में आता है इसका प्रूफ। कैसे, AB हो गया LHS, ठीक, और इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। अरे एक सेकंड,
इसको ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी बाय 2 टाइम्स 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या बोलते हैं? तो ये क्या है a और ये क्या है h, ये दिस इज am, दिस इज hm।